तात्सुया का जन्म योत्सुबा परिवार में हुआ था, जो कि जापान का एक काफी अमीर परिवार था। लेकिन तात्सुया के पास जन्म से ही कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी। इसी वजह से उसकी खुद की मॉम ने उसे काफी ज्यादा दर्द दिया और उसके साथ काफी सारी सर्जरीज करी ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा मैजिक डाला जाए। लेकिन सारी सर्जरीज फेल हो गई और इतना दर्द सहने के बाद तात्सुया ने अपने सारे के सारे इमोशंस खो दिए और अब उसे गुस्सा, नफरत, प्यार कुछ भी महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। लेकिन उसके कुछ समय बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को डिस्कवर कर लेता है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जितनी ताकत थी और साथ ही साथ वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। लेकिन ये सारी पावर्स उसने अपनी फैमिली से छुपा के रखी और उसकी फैमिली उसे बिल्कुल नकारा समझती थी। इसी वजह से उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया। आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया की बहन और उसकी मॉम सभी अमीर लोगों की तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जो तात्सुया होता है वो सभी नॉर्मल लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में होता है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया उनके सारे बैगेजेस को कैरी कर रहा था। तभी उसकी बहन पीछे मुड़ के देखती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें इससे फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारा गार्ड है और भले ही खून के रिश्ते से तुम्हारा भाई लगता हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम इसकी मालकिन हो। तभी मियुकी वापस से पीछे मुड़ती है और तात्सुया से कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। तात्सुया तभी वहाँ पे रुक जाता है और सर झुका के उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो अपने घर आते हैं, जहाँ पे अनुमी उनका स्वागत करती है, जो कि घर की मेड है, और मियुकी अपने भाई तात्सुया से अपने सारे सामान को उठवाती है। फिर जब मियुकी अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है तो उसे तात्सुया के साथ जाने के लिए कहती है। और मियुकी जहाँ पे भी जाती थी तात्सुया उससे कुछ कदमों की दूरी पे रहता था, क्योंकि मियुकी हमेशा तात्सुया को एक नौकर की नजरों से देखती थी। और जब मियुकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है तभी तात्सुया उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग फिर भी जानबूझ के उसे टक्कर मारते हैं। और जब वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर उनकी तरफ गंभीरता से आगे बढ़ते हैं तो तात्सुया मियुकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर से वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उनकी तरफ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग पीछे हटने वाले थे। तभी उनमें से एक तात्सुया को पंच मारता है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है। मियुकी को ऐसा लगता है कि उसने जादू का इस्तेमाल किया और तात्सुया उन लोगों को एक वार्निंग देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं तभी तात्सुया उसके जोर से पंच मारता है और मियुकी को लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी मियुकी सोचती है कि तात्सुया के पास ये वाली स्किल कहाँ से आई और वो लोग विला में वापस आ जाते हैं। फिर मियुकी सारी बात इनामी से बताती है। ये बात सुन के इनामी तात्सुया की तारीफ करती है, लेकिन तात्सुया की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बताया जाता है कि मिया की तबीयत सही नहीं है और मियुकी उनके लीडर की पार्टी में जा रही है और वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रही थी। इसी वजह से हिनामी उसे चेयर अप करती है, जिससे उसकी इमेज के ऊपर फर्क ना पड़े। और हिनामी को तात्सुया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स ना होने की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ता है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे मियुकी मित्सुगु नाम के एक लड़के को कांग्रेचुलेशंस बोलती है, जो कि उसे उसके कजन से मिलाता है। और बॉडीगार्ड होने के कारण तात्सुया अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर मियुकी की कजन तात्सुया से मिलने आती है तो मियुकी उसके चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करती है, जिसे देख के वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। तभी मित्सुगु तात्सुया को उन बच्चों की शरारत से बचाने आता है, लेकिन असलियत में वो अपने बच्चों को तात्सुया से दूर रखना चाहता था, जिसे मियुकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तात्सुया को एक प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझ रहे थे। मियुकी कहती है कि तात्सुया ने ना ही मुझे कभी एक बहन की तरह ट्रीट किया है और ना ही कभी मेरी फिक्र की है, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तात्सुया सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि मेरा राउंड लगाने का समय हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पे टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। जब कोई उन्हें स्विमिंग करने का सुझाव देता है तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं। फिर सभी लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि तात्सुया अपनी मॉम की परमिशन के बिना उन लोगों का साथ नहीं दे सकता था। उसके बाद वो राजी हो जाती है और मियुकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो लोग फोटो ले रहे थे तभी उनकी यॉट पे एक सबमरीन टकरा जाती है। मियुकी और होनामी अपने कार्ड्स को निकालते हैं, जो कि उनका जादू करने में उनकी मदद करता है। मियुकी देखती है कि तात्सुया के हाथ बिल्कुल खाली हैं और उसे देख के वो उसे यूजलेस समझती है। और अचानक उनकी नजर 2 टॉर्पेडो की परछाई पे पड़ती है और उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी जादू उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तात्सुया अपना हाथ उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोल के उन्हें डिसमेंटल कर देता है। मियुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि तात्सुया ने एकदम एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में कर दिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सच में इतना शक्तिशाली है। उस शाम विला में कजामा आता है, जो कि पास के मिलिट्री का कैप्टन है। और जब सभी लोग उसे बाहर विदा करने आते हैं तो उन्हें बाहर एक ऑफिसर मिलता है, जिस ऑफिसर ने तात्सुया के ऊपर हमला किया था। जब कजामा को ये बात पता लगती है तो वो उस ऑफिसर से माफी मांगने के लिए कहता है। तात्सुया मियुकी के कहने पे उस ऑफिसर को माफ भी कर देता है। जाते वक्त कजामा तात्सुया को यूनिट बेस के अंदर इनवाइट करता है। अगले दिन तात्सुया की मॉम एक वार्म स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तब मियुकी भी कहती है कि मैं अभी इसके साथ जाऊंगी, ताकि मैं अपने बॉडीगार्ड के स्किल्स को अच्छे से समझ सकूं। उनकी मॉम इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि बाहर तुम लोगों को भाई बहनों जैसा बिहेव करना पड़ेगा। और वो तात्सुया से कहती है कि तुम मियुकी का नाम लेके उसे बुलाओगे। जब वो लोग बेस पे जाते
जाते हैं तो वहाँ पे सनाडा नाम का एक आदमी उनका वेलकम करता है। फिर वो उन्हें ट्रेनिंग जोन की तरफ लेके जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग कजामा की निगरानी में बेसिक मैजिक कर रहे होते हैं। जब कजामा तात्सुया को देखता है तो वो उसे इनवाइट करता है। तात्सुया का पहला ओपोनेंट एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो बॉक्सर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से सभी को डॉज कर देता है और उसके एक पंच मारता है और वो बॉक्सर एक ही पंच में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तात्सुया के स्किल्स को देख के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर में तात्सुया अपने ओपोनेंट को फ्लोर पे पटक देता है और एक छोटे से बच्चे को अपने सोल्जर्स को हराता देख कजामा को थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार चैलेंज करता है और तब वहाँ जोसेफ आता है जिसे तात्सुया ने सबसे पहले पीटा था और वो तात्सुया से उसे लड़ने का एक और मौका मांगता है, जिसपे तात्सुया तैयार हो जाता है। लेकिन मियुकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी और इस मैच के अंदर सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का यूज करना ही होगा। मियुकी को इस बात पे ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि जादू करना तो एक जादूगर का अधिकार है। तात्सुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जोसेफ को उसी वक्त नीचे गिरा देता है और अब वो काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गए। लेकिन उन्हें ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है कि तात्सुया ने ग्राम डेमोलिशन स्पेल का यूज किया, जो कि एस रैंक का स्पेल है। उसके बाद कजामा दो लोगों को तात्सुया ने जो स्पेल यूज किया था उसे सिखाने के लिए बोलता है और सनाडा कहता है कि वो हमारे कार्ड भी देख सकता है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें तात्सुया काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मियुकी नोटिस करती है कि तात्सुया रात दिन अपने कार्ड पे ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। उसके बाद एक अलार्म बजता है जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से था और ये अनाउंसमेंट की जाती है कि एक पेट्रोल बोट के ऊपर एक अनजान सबमरीन ने हमला कर दिया है, जिससे उसके अंदर आग लग चुकी है और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर ही रहे। तभी वहाँ तात्सुया आता है, वो बताता है कि कजामा ने उन्हें बेस के अंदर एक शेल्टर ऑफर किया है और फिर फोन भी बजने लगता है। नामी मिया को बताती है कि उसके सिस्टर का कॉल आया है। उसकी बहन माया उसे सलाह देती है कि वो बेस पे चली जाए। मिया तात्सुया से कहती है कि वो कजामा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करे। बेस पे पहुंचने के बाद जोसेफ उस पूरी फैमिली को एक रूम के अंदर लेके जाता है और जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आने लगती है तो तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके वहाँ पे छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ से पता लगता है कि वो पूरा का पूरा एरिया शील्डेड है और इसी वजह से वो बाहर हो रही चीजों को नहीं देख सकता। मिया तात्सुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तात्सुया को डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मियुकी की रक्षा कौन करेगा। इस बात पे उसकी मॉम उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी बहन का नाम लेके उसे बुलाया था। इस वजह से तात्सुया को उनके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर किया जाए। जिसके बाद मजबूरन तात्सुया को बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ घुसपैठिए भी हैं। फिर एक किंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और वो सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो उन सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देगा। होनामी कहती है कि अभी हमारा एक साथी बाहर है। उसकी मॉम कहती है तब तक आप लोग बाकी फैमिलीज को ले जा सकते हैं। ये बात सुन के होनामी को लगता है कि तात्सुया की मॉम ने पहली बार उसके लिए थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तात्सुया की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि जैसे ही जोसेफ वहाँ पे आता है वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो लोग बहरूपिये थे। फिर होनामी मिया और मिजुकी को बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो घुसपैठिए भी अपने मैजिक से उनके शील्ड को नाकामयाब कर देते हैं। उसके बाद जोसेफ और किंजो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मियुकी के ऊपर सरप्राइजिंग मैजिक का काफी ज्यादा असर हो रहा था, तभी वो खड़ी होती है और एक पर्सन के ऊपर एक स्पेल करती है जिससे वो जम जाता है। ये चीज देख के किंजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर देता है और वो सारी गोलियां उनके जाके लग भी जाती है। तभी वहाँ पे तात्सुया आ जाता है और जिस कार्ड के ऊपर वो इतने समय से काम कर रहा था उसके इस्तेमाल से उन सभी दुश्मनों को हरा देता है। और जब वो मियुकी की हालत को देखता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। वो उसके ऊपर हाथ रख के उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी तात्सुया जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मियुकी खुद को एक शांत और ठंडी जगह पे पाती है जहाँ उसे तात्सुया के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद से उसके मरने से तात्सुया काफी परेशान है। ये देख के उसे काफी रिग्रेट भी हो रहा होता है क्योंकि बचपन से उसने तात्सुया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उससे माफी तो मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। तभी आसमान में से एक अजीब सी रिंग दिखाई देने लगती है जो कि तात्सुया का मैजिक था और उस मैजिक से मियुकी के शरीर के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो सही होने लग जाते हैं और जैसे ही मियुकी जिंदा होती है वो अपने भाई को गले लगा लेती है। उसके बाद तात्सुया अपनी मरी हुई मॉम को देखता है और वो अपने मैजिक से उन्हें भी हील करने लग जाता है। मियुकी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुया के मैजिक से ना ही सिर्फ उनके शरीर के घाव हील हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हील हो रहे हैं। फिर तात्सुया होनामी के पास जाता है और उसे भी हील करने लग जाता है। होनामी कहती है कि मुझे तो गोली लगी थी। मियुकी कहती है इसके लिए तुम्हें तात्सुया को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि ये सब उसी ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम को, जिसे तात्सुया ने हील तो कर दिया था लेकिन वो अभी तक बेहोश थी, इसी वजह से वो डॉक्टर की मदद ले रहे होते हैं। कजामा तात्सुया से हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन तात्सुया उसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। कजामा बताता है कि उनका टारगेट दूसरी फैमिली थी
थी, लेकिन दुश्मनों ने किसी को भी नहीं बख्शा। कजामा बताता है कि दुश्मन पानी के नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं और सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तात्सुया अपनी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित शेल्टर की मांग करता है और साथ में वो ये भी कहता है कि हमें कुछ हथियार भी दिए जाएं। कजामा के पूछने पे वो कहता है कि मैं उनसे मेरी बहन को मारने का बदला जरूर लूंगा। कजामा कहता है लेकिन हम लोग आम जनता को हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते और वैसे भी हम चाहते हैं कि एनिमी हमें सरेंडर कर दे। तात्सुया कहता है कि मैं उन्हें सरेंडर करने का मौका ही नहीं दूंगा। कजामा कहता है ठीक है, हम लोग तुम्हें आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं आर्मी के ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से लड़ाई करूंगा, लेकिन क्योंकि हम दोनों का एनिमी एक ही रहेगा इसलिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और कजामा भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी मियुकी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ, वहाँ पे तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं उनसे बदला लेके ही रहूंगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर्ट जो किया है, और वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, जो कि हो तुम, और उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाई है। इसी वजह से जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वो मियुकी से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा और मेरे पास जो पावर्स है उनसे मैं बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी फैमिली तात्सुया और पूरी मिलिट्री को दुश्मनों से लड़ते हुए देखते हैं। हानुमी कहती है कि लड़ाई एक बुरे सपने की तरह होती है और जो तात्सुया होता है वो अपने मैजिक से सभी दुश्मनों को काफी अच्छे से मजा चखा रहा होता है और दुश्मनों की हालत ये चीज देख के काफी ज्यादा खराब हो रही होती है कि तात्सुया उन्हें तो मार ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो अपने सोल्जर्स को भी जिंदा कर दे रहा है। उसके बाद मियुकी अपनी मॉम से पूछती है कि आखिरकार मेरे भाई ने ये क्यों कहा कि मैं ही वो चीज हूँ जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम तात्सुया को अपना भाई कहना बंद करो। मियुकी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अभी उन्होंने हमारी जान बचाई है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, क्योंकि एक वही चीज है जो कि वो कर सकता है। तात्सुया बचपन से ही एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। मैजिक वो चीज होती है जो कि किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसे बिल्कुल किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे, लेकिन तात्सुया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तात्सुया किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को डीकम्पोज करके उसे वापस से रीअसेंबल कर सकता था और इसी पावर का यूज करके उसने हमारी बॉडीज को रीअसेंबल किया और हमें जिंदा कर दिया। लेकिन हम इसे मैजिक नहीं कह सकते, इसी वजह से वो एक डिफेक्टिव मैजिशियन था और मैंने उसे ठीक करने के लिए उसके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा सा मैजिक डाला जाए, क्योंकि योत्सुबा परिवार अपने मैजिक के लिए जाना जाता है और तात्सुया बिना मैजिक के योत्सुबा परिवार का मेंबर नहीं रह सकता था। और तात्सुया के अंदर जो आर्टिफिशियल मैजिक डाला गया था वो किसी के भी नेचुरल मैजिक से काफी ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से तात्सुया ने अपनी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस खो दिए। और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, तो उसका आंसर यही है कि भले ही तात्सुया ने अपने सारे इमोशंस खो दिए, लेकिन एक इमोशन उसके अंदर अभी भी था, जो कि था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। और ये बात सुन के मियुकी रोने लग जाती है और वो कहती है कि आज तक मेरे भाई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, क्या मैं कभी भी उसे रीपे कर पाऊंगी, और अब तो मेरी जिंदगी भी उसी की दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं दुश्मनों की सबमरीन को जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी तात्सुया उनकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और उसके अंदर से काफी बड़ी गन निकलती है जो कि उसने खुद ही बनाई थी। तभी होनामी तात्सुया की मॉम से वहाँ पे जाने की परमिशन लेती है और उसकी मॉम भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिरकार तात्सुया का प्लान क्या है। उसके बाद तात्सुया अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा और तुम लोग वापस से बेस पे जाओ, लेकिन उसके साथी कहते हैं अगर हम जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, जब तक मैं एनिमीज को खत्म नहीं कर देता तब तक बेस सुरक्षित नहीं है। उसके साथी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। तभी तात्सुया उन सबमरीन की तरफ फायर करता है और उन सबमरीन के अंदर से भी काफी सारी फायरिंग होने लगती है, लेकिन तात्सुया के साथ ही उसी वक्त वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद वो सबमरीन काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स फायर करती है। तभी वहाँ पे होनामी आ जाती है और वो एक शील्ड बना के सभी लोगों को बचा लेती है। और यहाँ पे जो तात्सुया होता है उसकी सारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो उनके ऊपर फायर कर देता है और बोलता है मटेरियल बर्स्ट एक्टिवेट, और वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर हम देखते हैं होनामी को जिसने अपनी पावर से काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स को हैंडल किया था और अब उसके शरीर में काफी ज्यादा डैमेज आ चुका था, इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ तात्सुया का जो एक्सप्लोजिव होता है उससे काफी बड़ी सुनामी भी आने लगती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होनामी को जो कि मरने वाली होती है और वो कहती है मैं बस अपनी ड्यूटी को निभाने का एक मौका ढूंढ रही थी ताकि मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जा सकूं, ना कि एक रोबोट की तरह। और ये सब कुछ वो तात्सुया को इसलिए कह रही होती है ताकि तात्सुया को उससे एक सीख मिले। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आज तात्सुया की स्कूल सेरेमनी है, लेकिन उसे ऑडिटोरियम में नहीं बुलाया गया। मियुकी उससे कहती है कि तुमने तो एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तात्सुया कहता है कि सिर्फ पेपर वाले एग्जाम दे के वो खुद को मैजिशियन साबित नहीं कर सकता, लेकिन मियुकी चाहती थी कि तात्सुया की स्किल्स को देख के उसे भी बाकी मैजिशियन की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तात्सुया को पता था कि वो उसकी काफी चिंता करती है और तात्सुया को भी उसकी उतनी ही चिंता थी। उसके बाद तात्सुया नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो उसे निहार रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग एलाइट मैजिशियन बनने के लिए कदम रखते हैं। तभी सामने से एक लड़की आती है और वो कहती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती
हूँ, लेकिन तात्सुया कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो लड़की स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है और उसका नाम मियामी सागुसा है। तात्सुया उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो ऑडिटोरियम में जाके बैठता है तब उसके पास एक लड़की आके बैठती है जो अपना नाम मित्सुकी शिबाता बताती है और उसकी दोस्त का नाम एरिका होता है। जिसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है और स्टेज पे मियुकी को बुलाया जाता है और वो कहती है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर बाद मिजुकी तात्सुया से पूछती है क्या मियुकी तुम्हारी सगी बहन है, क्योंकि तुम दोनों का ऑरा काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तात्सुया उसके लोगों को पहचानने की स्किल्स की काफी तारीफ करता है, लेकिन मनी मन वो सोच रहा था कहीं मिजुकी हमारे सीक्रेट्स को जान न ले। तभी वहाँ पे मियुकी भी आ जाती है और तात्सुया उसे अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट मायूमी भी आ जाती है और वो तात्सुया को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब मियुकी तात्सुया के लिए कॉफी बना रही होती है तो तात्सुया उससे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। मियुकी कहती है कि मुझे प्रिंसिपल का वेलकम कॉल आया था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक वेलकम ईमेल तक नहीं किया और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तात्सुया उसे समझाता है और कहता है कि तुम इन सब चीजों पे इतना ध्यान मत दो और इन्हें इग्नोर करो। उसके बाद वो लोग एक टेंपल जाते हैं जहाँ पे तात्सुया के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन तात्सुया उनसे काफी अच्छी फाइट करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मियुकी को जो कि मिस्टर याकुमो से, जो कि एक शिनोबी है, उनसे बातें कर रही होती है। मिस्टर याकुमो कहते हैं तुमने पहली बार हाई स्कूल ड्रेस पहनी है ना। मियुकी कहती है हाँ, हमारी सेरेमनी कल ही हुई है। उसके बाद याकुमो काफी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं जिससे मियुकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी पीछे से तात्सुया उनके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आप उसे काफी ज्यादा डरा रहे हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो याकुमो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एंड में तात्सुया काफी ज्यादा थक के नीचे लेट जाता है। उसके बाद मियुकी उसके पास आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। उसके बाद मियुकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों के कपड़े सही कर देती है। फिर वो कहती है तुम्हें भूख लग रही होगी और वो मिस्टर याकुमो को भी खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब स्कूल में तात्सुया रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो एक लियो नाम का लड़का उसे बताता है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। लियो तात्सुया से उसके सिग्नेचर मैजिक के बारे में पूछता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तभी लियो और एरिका में लुक्स के ऊपर बात छिड़ जाती है, लेकिन मिजुकी उन्हें शांत करा देती है। जब वो चारों मिलकर लंच करने जा रहे होते हैं तो उनके बीच में वापस से बहस शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे मियुकी आती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए इन वीड लोगों के पास। हमें कोर्स 1 और कोर्स 2 के बीच में एक लाइन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कोर्स 1 के स्टूडेंट कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को काफी नीचा मानते थे, इसी वजह से लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब शाम को सभी लोगों की छुट्टी हो जाती है तो मियुकी के क्लासमेट वापस से आते हैं और वो तात्सुया के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग चाहते थे कि मियुकी उन लोगों से दूर रहे। लियो कहता है अगर तुम लोग इतने ज्यादा ही सुपीरियर हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तभी उनमें से एक लड़का लियो की तरफ अपनी गन तान देता है, लेकिन एरिका उसके सामने आके उसे बचा लेती है। जब वो अपने मैजिक का यूज करके एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल और डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड मारी वानाबे भी आ जाती है और उन लोगों को रोक देती है। फिर वो सभी लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए उन लोगों को अपने साथ बुलाती है। तभी तात्सुया उनके पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है और बोलता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चल रही थी, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मैंने ये सुना था कि मोरोसाकी फैमिली की जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो बस मैं फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उन्हें देखना चाहता था। और ये सब बोल के लियो सभी लोगों को बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में मियुकी मारी से तात्सुया की तरफ से माफी मांगती है। उसके बाद बीच में मायूमी आ जाती है और वो तात्सुया से कहती है स्कूल के रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी स्टूडेंट से उसका मैजिक नहीं देख सकते और ये काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है। मैजिक यूज करने की कुछ सीमाएं होती है। इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार कोई गलती मत करना। और क्योंकि मायूमी नहीं चाहती थी कि तात्सुया को कोई सजा हो, इसलिए मारी कहती है अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहती तो मैं भी तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो तात्सुया से उसका नाम पूछती है। तात्सुया कहता है मेरा नाम है शिबा तात्सुया, क्लास 1E से। मारी कहती है मैं तुम पे नजर रखूंगी और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मियुकी के क्लास का वो लड़का तात्सुया को अपना नाम शुन मोरासाकी बताता है और वो कहता है मैं मोरासाकी के मेन ग्रुप का मेंबर हूँ, और वो वापस से उसे धमकी देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मित्सुई होनाका, और वो कहती है जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और आपने सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से संभाला। उसके बाद वो उसके साथ स्टेशन जाने के लिए पूछती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब मियुकी उन्हें बताती है कि तात्सुया ही ऐसा है जिसे सीएडी के बारे में थोड़ी नॉलेज है। उसके बाद एरिका तात्सुया से कहती है कि तुम मेरी सीएडी के ऊपर भी थोड़ी नजर डालोगे क्या। तात्सुया कहता है मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे यूनिक सीएडी को मॉडिफाई कर पाऊं। अगले दिन प्रेसिडेंट मियामी खुद तात्सुया से मिलने आती है और वो मियुकी को भी हाई करती है। वो मियुकी के साथ लंच पे बैठ के कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में इन्वाइट करती है, जहाँ पे सभी ऑफिशियल्स भी उनके साथ लंच करते हैं। उस टेबल पे सुजुने, मारी और अजूसा बैठे होते हैं जो कि किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं। उसके बाद मियुकी मारी से पूछती है कि क्या आप अपना लंच खुद ही प्रिपेयर करती हैं। मारी कहती है क्यों, तुम सरप्राइज हुई क्या। तात्सुया कहता है नहीं, तुम्हारे हाथों की चोटों को देख के पता लगाया जा सकता है कि
तुम कितना ज्यादा कुक करती हो। उसके बाद मियुकी तात्सुया से कहती है कि क्यों ना हम लोग भी कल से अपना लंच लेके आए। तात्सुया कहता है आइडिया बुरा नहीं है। ये सब देख के सुजुने कहती है कि तुम लोग सिबलिंग से ज्यादा कपल्स लगते हो। तात्सुया कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हमारा खून का रिश्ता ना होता तो हम लोग सच में कपल्स होते। ये सुन के मियुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तात्सुया कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सब सुन के प्रेसिडेंट मायामी कहती है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और वो कहती है कि हमें काउंसिल ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी मियुकी? मियुकी कहती है कि इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जगह मेरे बड़े भाई इस चीज के लिए ज्यादा काबिल रहेंगे। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? तात्सुया के मना करने के बावजूद मियुकी काउंसिल लीडर से कहती है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और मेरे भैया इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये बात सुन के सुजुने कहती है कि अगर हम लोग चाहें तो भी हम लोग कोर्स 2 के स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल नहीं बना सकते, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के मायूमी कहती है तो फिर तय रहा मियुकी, अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। और मियुकी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मारी कहती है कि वैसे एक चीज है जो कि हम कर सकते हैं, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी के लिए भी एक मेंबर ढूंढ रही हूँ और भले ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो, लेकिन डिसिप्लिन कम्युनिटी के अंदर कोर्स 1 या कोर्स 2 ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मारी तात्सुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बना देती है। तात्सुया कहता है पर मेरा ओपिनियन तो सुन लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मायूमी तात्सुया से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन कम्युनिटी मेंबर की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को रूल्स को मेंटेन करवा के रखना होता है। उसके बाद आजुका उसे बताती है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स के खिलाफ मैजिक का यूज करेगा तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। तात्सुया कहता है इसका मतलब अगर कोई भी मैजिक का यूज करके लड़ता हुआ पाया गया तो मुझे उसे रुकवाना पड़ेगा, भले ही उन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मारी कहती है हाँ चलो बाकी काम हम लोग स्कूल के बाद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तात्सुया एरिका और शिबाता से कहता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है, जिस पर एरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि तुम्हें भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। और ये कहने के बाद वो एक पावर पैनल के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है। और इस पैनल के अंदर डिस्क जितनी आगे जाती है उस मैजिशियन के अंदर उतनी ज्यादा ताकत होती है। एरिका के बाद तात्सुया उस पैनल के ऊपर हाथ रखता है और वो डिस्क थोड़ी सी आगे जाती है। इसका मतलब तात्सुया के अंदर नॉर्मल मैजिक काफी ज्यादा कम है। तात्सुया अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ पे सभी लोग तात्सुया और मियुकी को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं उनकी नई पोस्ट के लिए। तभी वहाँ पे एक हांजो नाम का लड़का आता है जो कि तात्सुया को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एक वीड है। जिस पर डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर कहती है कि तात्सुया से डिसिप्लिन काउंसिल का मेंबर है, जिस पर वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता मैडम ये एक वीड है और वीड का पावर लेवल हमारे पावर लेवल से काफी कम होता है। जिस पर मारी कहती है कि ऐसा नहीं है, तात्सुया अलग है। तभी मियुकी भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम सिर्फ अपने भाई को प्रमोट करवाने के लिए झूठ बोल रही हो। तभी तात्सुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तात्सुया की ये बात सुन के काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तात्सुया एक वीड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और ये सुन के वो ब्लूम लड़का भी कहता है ओ वीड मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर उन्हें रूल्स बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी अपने वेपन्स का यूज नहीं करेगा और जो भी पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वो ब्लूम लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक वीड से तो नहीं हारने वाला, और वो कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा, जैसे वो डॉज करेगा मैं उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करूंगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा और फिर तो जीत मेरे कदमों में होगी। और जैसे मैच स्टार्ट होता है तात्सुया लाइट की स्पीड से उस ब्लूम लड़के के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता वो नॉकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग तात्सुया की पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक वीड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और तभी वो तात्सुया से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिससे तुमने एक ब्लूम को हरा दिया। तो तात्सुया कहता है कि कोई सुपर पावर या फिर कोई मैजिक नहीं था, ये मेरी रॉ स्ट्रेंथ थी। यानी तात्सुया नॉर्मली ही इतना तेज और इतना पावरफुल है। और ये बात सुन के कि कोई मैजिक नहीं है वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये सब देख के स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सुजुने काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था, मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं देखा। और तभी वो ब्लूम लड़का जिसका नाम हांजो है वो कहता है कि क्या फायदा एक ब्लूम होने का जब मैं एक वीड से हार गया। उसी बीच मायूमी वहाँ पे आके हांजो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हांजो कहता है हाँ मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हांजो मियुकी से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए, जिसके लिए मियुकी उसे माफ कर देती है। और फिर हांजो तात्सुया को देख के बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर तात्सुया से कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा भटक चुके हैं, हम लोगों को अपने ऑफिस में जाना चाहिए तात्सुया। और अगले सीन में हम लोग मारियो और तात्सुया को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तात्सुया पूरे ऑफिस की हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता
कहता है डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन। यानी तात्सुया इतनी सारी गंदगी को देख के कहता है कि एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पे तो काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारियो और तात्सुया डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पे लगा रहे होते हैं। और जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तभी डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस के अंदर दो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का आते साथ मारी को बहना कह के बुलाता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हम लोगों ने पेट्रोलिंग के अंदर किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद मारी अपने भाई को मारने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बहना कह के मत बुलाया करो। और मारी के यहाँ तो मार खाने के बाद वो लड़का तात्सुया को देख के कहता है मिस चेयरमैन ये कौन है। मारी उसे बताती है कि ये डिसिप्लिन काउंसिल का न्यू मेंबर है। और ये बात सुनने के बाद मारी का भाई तात्सुया को देखने लगता है और उसे ये पता लगता है कि तात्सुया एक ब्लूम नहीं है और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बनने के लायक है। ये बात सुन के मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया। और ये बात सुनने के बाद कि एक वीड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया, उन दोनों को मारी की इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया के पास आते हैं और उससे हाथ मिला के कहते हैं हमें तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा तात्सुया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को लैपटॉप पे अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से मियुकी आके उसे हक करती है और वो कहती है भैया मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है, क्या आप मुझे एक लड़की होने की नजर से देखना पसंद नहीं करते? वैसे आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मिस मायूमी जैसी या फिर आप मिस मारी को ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वैसे तो वो दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर है। तात्सुया कहता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मियुकी कहती है नहीं मैं जानती हूँ और आपने उन दोनों लड़कियों को गलत नजरों से देखा, इसी वजह से मैं आपको सजा दूंगी। और वो अपना फोन निकाल के एक स्पेल कास्ट करती है जिससे तात्सुया नीचे गिर जाता है और सो जाता है। और फिर जैसे तात्सुया की आंखें खुलती है वो अपने सामने मियुकी को देखता है और मियुकी तात्सुया से कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में बैठा होता है और वहाँ पे मारी सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास दो नए मेंबर्स हैं। और मारी तात्सुया और उस लड़के को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया फ्रॉम वीड और शुन मोरोसाकी फ्रॉम ब्लूम, ये हमारे डिसिप्लिन कमेटी के नए मेंबर्स हैं। और एक वीड को मेंबर बनता हुआ देख वहाँ के कुछ मेंबर्स मारी से कहते हैं कि क्या ये हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मारी कहती है हाँ तात्सुया इस काम के लिए वर्थ इट है, मैंने खुद तात्सुया की स्किल्स देखी है। और ये कहने के बाद मारी और बाकी लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि तुम आज से इन डिवाइसेस का यूज करोगे, ये तुम्हारी पावर्स को इनहेंस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ दो CAD डिवाइस को यूज कर सकता है। ये सुन के मारी थोड़ी हिचकिचाती है और उसे हाँ कर देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोरोसाकी तात्सुया से कहता है कि तुम एक वीड हो, क्या तुम एक साथ दो CAD डिवाइसेस का यूज कर पाओगे? और ये कह के मोरोसाकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल लगा होता है और उस फेस्टिवल के अंदर तात्सुया भी अपने डिसिप्लिन कमेटी की ड्यूटी कर रहा था। और तभी तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर एरिका को परेशान कर रहे हैं और वो उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। ये देख के तात्सुया एरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने CAD डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिका को बचा के वहाँ से निकल लेता है। और इसी दौरान एरिका के शर्ट के 2 बटन खुल जाते हैं और तात्सुया शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। और ये देख के एरिका पूछती है हे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? तात्सुया कहता है थोड़ा सा देख लिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया और एरिका एक कैंडो मैच देखने आए होते हैं और इसी बीच तात्सुया देखता है कि मैच के दौरान एक लड़का CAD डिवाइस का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल करके कहता है कि मैंने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है? तात्सुया कहता है कि मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों CAD डिवाइस का यूज करते हुए देखा था और वो इसका यूज चीटिंग करने के लिए कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा है। और ये सब सुन के मारी जुमोंजी से कहती है कि आपका इस पर क्या कहना है? और इसी बीच तात्सुया मिस्टर जुमोंजी को देख के अपने मन में कहता है इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जुमोंजी कहते हैं कि इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था और वहाँ तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफी ज्यादा पावरफुल है तात्सुया, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे? जिस पर मियुकी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है कि मुझे पता है मियुकी, तुम्हारा भाई रॉ स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी ये तात्सुया के लिए मुश्किल होना चाहिए था, क्योंकि
क्योंकि किरिहारा काफी ज्यादा ताकतवर है। इस बात पे मियुकी कहती है मेरे भैया बहुत पावरफुल है, इसी वजह से तो मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। और ये सब देख के लियोनहार्ड कहता है अरे यार ये तुम्हारी ये सब हरकतें देख के मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। तभी एरिका लियोनहार्ड से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और ये सुन के मियुकी कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट जैमिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, जिस पर तात्सुया कहता है कि कास्ट जैमिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और जब दो सीएडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक पीजीएम वेव्स निकलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात सुन के लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने भी दो सीएडी डिवाइस को एक साथ यूज होते हुए देखा है और उसके बीच में पीजीएम वेव्स को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो क्या। जिस पर लियोनहार्ड एरिका से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लड़की, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में तात्सुया दबी हुई आवाज में लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान दो सीएडी डिवाइस का यूज किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। और ये सब सुन के लियोनहार्ड कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम इतनी दबी हुई आवाज में ये सब क्यों कह रहे हो। जिस पर एरिका कहती है कि अरे बेवकूफ तुम्हें नहीं पता, एक वीड एक साथ दो सीएडी डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और इसी बीच शिबाता तात्सुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तात्सुया, मतलब तुम एक वीड होके दो सीएडी डिवाइस का यूज कर सकते हो। और इसी बीच मियुकी वापस से अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही ये पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियुकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कम्युनिटी से एक मैसेज आता है जो कि एक वॉइस मैसेज था और उसके अंदर उसे बताया जाता है कि जिम्नेजियम 1 के अंदर एक ब्रॉल है और जो भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसके आसपास है वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें। और जैसे तात्सुया इस बारे में सुनता है वो जिम्नेजियम 1 की तरफ भागने लगता है और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे पहले कि तात्सुया उसके ऊपर जवाबी हमला करता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे तात्सुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था और तभी तात्सुया के क्लासमेट्स वहाँ पे आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो तात्सुया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। और ये सारी बातें मियुकी भी दीवार के पीछे छुप के सुन रही थी जिसे तात्सुया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तात्सुया और मियुकी कहीं पे जा रहे थे, तभी तात्सुया को रास्ते में मीबू मिल जाती है और तात्सुया ने मीबू की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी, इसी वजह से वो उसे थैंक यू बोलती है। तात्सुया कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू तात्सुया से पूछती है कि क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं, जिस पे तात्सुया कहता है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हो। मीबू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी। और जब तात्सुया वहाँ से जा रहा होता है तभी मियुकी तात्सुया से कहती है भैया आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना, मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली है और मुझे इस बात का डर है अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। तात्सुया कहता है कि चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे तात्सुया मीबू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर मीबू कहती है यार क्या कहूँ मैं तुमसे, यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम है, तुम्हें एक वीड होके भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सभी लोग बिल्कुल काम चोर हैं। जिस पर तात्सुया कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है क्या तुम एक वीड होके डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो। ओ मतलब मैं कह रही थी कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं यार, डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। और ये कहने के बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारी टीम के लिए कैंडो ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया कहता है नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तात्सुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे। तात्सुया कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। मीबू कहती है अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। और ये बात सुन के तात्सुया कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और तात्सुया के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं मीबू को। और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है और वो मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे तात्सुया की पावर्स ला के देनी होंगी। और उस आदमी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी है और इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तात्सुया कहता है इस स्कूल का भविष्य काफी खतरे में है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मैजिक
मैजिक इंडिकेटर के अंदर अपने मैजिक को नाप रहा था और तात्सुया की मैजिक स्किल यूज करने के बाद शिबाता कहती है इस बार तुम्हारा मैजिक स्किल काफी अच्छा आया है, जिसपे तात्सुया कहता है हाँ, 3 बार लगातार इस्तेमाल करने के बाद अब जाके स्किल थोड़ी अच्छी आई है। उसके बाद शिबाता तात्सुया से कहती है कि कितना अच्छा होगा ना अगर तुम अपने मैजिक को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारा मैजिक भी पावरफुल हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और इवन तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम अपने मैजिक को भी काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हो। जिस पर तात्सुया कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता? तो शिबाता कहती है जब तुमने अपना पहला अटेम्प्ट किया तो तुम्हारी मैजिक की स्पीड काफी ज्यादा कम थी, लेकिन तुमने एक ही बारी में सीखा और दूसरी बारी में अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और तीसरी बारी में तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल प्रोफेशनल मैजिशियन की तरह हो गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मैजिक के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल पा सकते हो। ये बात सुनकर तात्सुया शिबाता से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो काफी शार्प है और इसी के साथ तात्सुया शिबाता को एक मैजिक एग्जाम्पल देता है। जब भी हम किसी अंडे को जादू की मदद से उठाने की कोशिश करते हैं तब हम उसके ऊपर एक से ज्यादा मैजिक का यूज करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं है। लड़ाई के दौरान हम लोग बिना सोचे समझे सामने वाले के ऊपर हमला करके उसे हराने की सोचते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा मैजिक कितना इंप्रूव हुआ है। हम बस उसके ऊपर हमला करके उसे हराना चाहते हैं। लेकिन मैं लड़ाई के दौरान एक से भी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता हूँ ताकि मैं इंप्रूव हो सकूं। ये बात सुन के शिबाता कहती है ये तो कमाल का है, मतलब तुम 5 स्पेल को एक साथ इस्तेमाल करते हो? जिस पे तात्सुया हाँ कहता है और इसी के साथ तात्सुया शिबाता से कहता है कि आखिरकार तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो? जिस पे शिबाता कहती है कि मैं मैजिक को इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि मैं इस मैजिक की मदद से अपनी आंखों की शक्तियों को और बढ़ा सकूं और फिर मैं इन आंखों की मदद से और भी ज्यादा पावर को गेन कर पाऊं। और शिबाता की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को देखते हैं। मीबू तात्सुया से कहती है मैं इस स्कूल की सारी डिफिकल्टीज को हटा देना चाहती हूँ तात्सुया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पे तात्सुया कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम इसे थोड़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकती हो? जिस पे मीबू कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पे तात्सुया कहता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। और ये कहने के बाद तात्सुया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम तात्सुया को कैंटीन में देखते हैं। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस क्लास को हाईजैक करके रखेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। और ये सब सुन के तात्सुया वहाँ से उठ के चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और मारी को। और कुछ देर में वहाँ पे तात्सुया और मियुकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के मारी तात्सुया से कहती है कि तुम लेट हो तात्सुया। जिस पर तात्सुया कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन लोगों को रूम से बाहर निकालने का? जिस पे मारी कहती है नहीं, मेरे पास उन्हें रूम से बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। और साथ ही में मारी कहती है उन लोगों ने मास्टर की से गेट को भी लॉक कर रखा है। ये सुन के तात्सुया मिस्टर जिनमोनजी से कहता है आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो जिनमोनजी कहता है हमें इस वक्त कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। और ये सुन के तात्सुया को एक आइडिया आता है और वो मीबू को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है मीबू तुम अंदर ही हो और ये सब तुम ही करा रही हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम लोग तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगे जायज है, कुछ गलत नहीं है। और तात्सुया के मुंह से ये सुनने के बाद मीबू दरवाजा खोल देती है, पर जैसे वो दरवाजा खोलती है डिसिप्लिन कमेटी के सारे मेंबर्स मीबू के सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। और ये सब देखने के बाद मीबू तात्सुया को कॉलर पकड़ के कहती है मुझे ऐसा लगा था तात्सुया कि तुम इनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मीबू की ये बात सुन के जिनमोनजी कहता है ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और हम उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन भी लेंगे। और मिस्टर जिनमोनजी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तात्सुया, मियुकी और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया मिस प्रेसिडेंट से पूछता है क्या सच में डिसिप्लिन कमेटी के लोग मीबू की बात पे एक्शन लेंगे? जिस पर मिस प्रेसिडेंट कहती है कि मीबू का मानना है कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर सारे ब्लूम से भरे हुए हैं और ब्लूम्स अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं और वो हमेशा से वीड्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मीबू चाहती है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, ना कोई वीड हो और ना ही कोई ब्लूम हो। और बात रही मीबू की इस बात पे एक्शन लिया जाएगा या नहीं, तो इसके ऊपर आज शाम को एक डिबेट होने वाली है डिसिप्लिन कमेटी में। और इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे बात कर रहे थे कि डिबेट में आखिर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मीबू सही कह रही है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ ब्लूम लोग होते हैं वो कहते हैं वीड वालों के साथ सही बिहेवियर हो रहा है, उन्हें जादू वादू तो आता नहीं, हम लोग उनसे सुपीरियर है, उनके साथ सही बिहेवियर हो रहा है। और इन्हीं बातों के बीच हम लोग देखते हैं शिबाता को, जो कि एक चश्मे वाले आदमी से बातें कर रही थी। पर इसी बीच शिबाता को बातें करते हुए तात्सुया देख लेता है और तात्सुया उस चश्मे वाले आदमी को देखते साथ ही समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने प्रीवियस एपिसोड में तात्सुया के ऊपर हमला किया था। और ये सोचते हुए तात्सुया शिबाता से पूछता है कैसी हो तुम? जिस पे शिबाता कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तात्सुया। और वो चश्मे वाला पर्सन तात्सुया को देख के शिबाता से कहता है शिबाता मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के वो चश्मे वाला पर्सन वहाँ से चला जाता है। और उस पर्सन के जाने के बाद तात्सुया शिबाता से पूछता है कि वो कौन था? तो
शिबाता बताती है कि वो कैंडो टीम का लीडर है और उसके पास मेरे जैसी पावर्स हैं। उसकी आंखें भी काफी ज्यादा तेज हैं। ये सुन के तात्सुया कहता है हाँ मैंने देखा, उसने चश्मा भी लगा रखा था तुम्हारी तरह। और तभी तात्सुया अपने मन में कहता है सेम पावर लाइक शिबाता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मियुकी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास बैठे हुए थे, जहाँ पे तात्सुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या आप सुकासा नाम के किसी चश्मश लड़के को जानते हैं। तात्सुया का मास्टर कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, सुकासा किनोई, उसे किनोई कमोना के नाम से भी जानते हैं। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, वो बिल्कुल आम फैमिलीज की तरह थे और किनोई की वो आंखें उसे उसके एंसेस्टर से मिली है। तात्सुया कहता है कि क्या आपको पहले से पता था कि मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तात्सुया का मास्टर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो उसे पहले से जानता था। ये बात सच है कि मैं एक मॉन्क हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक शिनोबी हूँ। जो भी लोग आगे जाके सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं मैं उन सभी लोगों की हिस्ट्री को याद रखता हूँ। उसके बाद मियुकी अपने मास्टर से पूछती है क्या सुकासा का ब्लांच से कोई रिलेशन है। उनका मास्टर बताता है सुकासा का जो स्टेप ब्रदर है वो ब्लांच की जापानीज ब्रांच का लीडर है और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी करवाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को रिंग्स बांट रहा था और मीबू भी उन लोगों में से एक ही। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन काउंसिल के डिबेट को देखते हैं और उस डिबेट के अंदर एक वीड वाला लड़का कहता है कि हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझा जाता, ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम कोई बीमारी हो, आखिर हमारे साथ ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा। उसके बाद स्पीच देने के लिए प्रेसिडेंट मायूमी आती है और कहती है कि मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लूम और वीड स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी ने इन वर्ड्स को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका यूज करते हैं और मैं इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते ये चाहती हूँ कि हम लोग हमारे बीच से इस डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को गिरा दे। और चाहे कोर्स 1 हो या फिर कोर्स 2, आखिरकार हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए वो वक्त ज्यादा मायने रखता है जो हम लोग यहाँ पे बिता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिल के जो भी प्रीशियस मेमोरीज बनाएंगे वो हमें हमेशा याद रहेंगी। और ये बातें सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्कूल के ऊपर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल में हड़कंप मच गया था और सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं एक जहरीला स्मोक ग्रेनेड स्टूडेंट काउंसिल के बीच में आके गिरता है, लेकिन उसी समय हांजो अपने मैजिक का यूज करके उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देता है। हांजो का क्विक रिस्पांस देख के तात्सुया काफी इंप्रेस होता है, लेकिन हांजो से इग्नोर करता है। उसके बाद काफी सारे टेररिस्ट अंदर आने लगते हैं, लेकिन मारी एक ही बारी में उन्हें रोक देती है। तात्सुया कहता है MID फील्ड, क्या इसने भी गैस मास्क की हवा की जगह नाइट्रोजन को भर दिया है, और वो उससे भी काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी खतरनाक लड़ाई चल रही है और एक पर्सन स्कूल के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है। तात्सुया मारी से कहता है कि मैं बाहर की सिचुएशन को हैंडल करने जा रहा हूँ। तभी मियुकी भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। मारी कहते ठीक है तुम लोग अपना ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियोन हार्ट को जो कि टेररिस्ट से लड़ रहा होता है। तभी एक टेररिस्ट पीछे से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मियुकी आके उसे बचा लेती है। और उसके बाद लियोन हार्ट, तात्सुया और बाकी लोग एक जगह पे आके मिलते हैं और वहाँ पे एरिका बताती है इन सभी टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मीबू भी है और ये सारे लोग मिलकर लैबोरेटरी पे कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही में वहीं पे खड़ी हुई डॉक्टर इस बात का खुलासा करती है कि ये जो बाहर टेररिस्ट है ये सारे के सारे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। असल में जो असली टेररिस्ट है वो तो स्कूल के अंदर पहुंच भी चुके हैं और ये सब वो मीबू की मदद से कर पाए हैं। और साथ में डॉक्टर कहती है कि अगर हो सके तो मीबू को माफ कर देना, वो सिर्फ नादानी में ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ये सुन के डॉक्टर कहती है असल में मीबू पिछले साल की कैंडो विनर रही थी और विनर बनने के बाद वो क्लास 2 में जाना चाहती थी, लेकिन उसके वीड होने की वजह से डिसिप्लिन कमेटी के लोग और बाकी लोगों ने उसे क्लास में नहीं जाने दिया और इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मीबू ने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी सजा उसे मिलके रहेगी। और ये कह के तात्सुया वहाँ से जाने लगता है। तभी तात्सुया के पीछे से लियोन हार्ट कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं बन रहे हो तात्सुया। ये सुन के तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि सिंपैथी दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। और ये कह के तात्सुया, एरिका, मियुकी और लियोन हार्ट आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लियोन हार्ट तात्सुया, मियुकी और एरिका को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कवर दे रहा होता है। और इसी बीच एरिका देखती है कि लियोन हार्ट वॉइस कमांड से अपने CID को यूज कर सकता है और ये देख के वो तात्सुया से पूछती है कि आखिरकार ये मैजिक स्पेल क्या है। तो तात्सुया कहता है कि लियोन हार्ट असल में 10 साल पुराना फाइटर है और वो सभी वीड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये सब कहते हुए तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि हम सब लोग लैबोरेटरी की तरफ जा रहे हैं, तुम बाहर के सभी टेररिस्ट को संभाल लेना। जिस पे लियोन हार्ट कहता है कि शौक से तुम लोग आराम से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम लोग अगले सीन में देखते हैं तात्सुया, एरिका और मियुकी को जो कि स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके स्कूल के अंदर के सारे टेररिस्ट को देख रहा होता है। और तात्सुया की ये पावर देख के एरिका कहती है ये तो लाजवाब है, तुम्हारी ये नेविगेटर स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है, हम इसकी मदद से किसी भी टेररिस्ट को कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। और इसी बीच मियुकी कहती है आखिरकार ये सारे टेररिस्ट रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं। तात्सुया कहता है ये लोग जरूर मैजिक यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा रहे होंगे। तभी एरिका जाती है और कुछ
लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और एरिका उससे भी लड़ने लग जाती है। एरिका कहती है इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तात्सुया कहता है ठीक है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी अपने मैजिक का यूज करके सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मीबू को देखते हैं जिसके साथ कुछ टेररिस्ट लोग थे और वो लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का डाटा चुरा रहे थे। वहीं पे मीबू सोच रही होती है कि मैं तो मैजिक से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहती थी, लेकिन ये सब जो हो रहा है क्या ये वही है जो मैं चाह रही थी। इसी बीच मीबू के साइड में खड़े हुए लोगों में से एक पर्सन कहता है हमारा काम बस होने ही वाला है। पर तभी उस रूम का गेट खुलता है और वहाँ से तात्सुया और मियुकी आ जाते हैं, जहाँ पे तात्सुया उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, अब तुम्हारा गेम यहीं पे खत्म हो चुका है। पर तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी अपनी गन निकाल के तात्सुया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि किसका गेम खत्म हुआ है। और ये कह के वो तात्सुया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी मियुकी सामने आ जाती है और वो तात्सुया को बचा लेती है और अपने मैजिक स्पेल से उस बंदे के पूरे हाथ को जमा देती है, जिसकी वजह से वो गन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके बाद मियुकी इस आदमी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हमला करने की। उसके बाद तात्सुया मीबू को देख के कहता है कि मैं जानता हूँ मीबू, तुम्हारे साथ ब्लूम लोगों ने काफी गलत किया है, पर परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ देने लग जाओ। तात्सुया की इस बात पे मीबू कहती है तो तुम क्या कहना चाहते हो तात्सुया कि ये भेदभाव सही है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस भेदभाव की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? मेरा सपना था कैंडो वॉरियर बनने का, लेकिन इस वीड और ब्लूम के भेदभाव के चक्कर में मैं कभी भी कैंडो वॉरियर नहीं बन पाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लूम वाले वीड्स को कीड़ा समझते हैं और ये सभी वीड के टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। मीबू की इस बात पे मियुकी कहती है हाँ हम समझ सकते हैं मीबू, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीबू और मियुकी की इसी बात के बीच में तात्सुया के ऊपर दो टेररिस्ट हमला कर देते हैं, पर तात्सुया एक ही झटके में उन्हें हरा देता है और इस मौके का फायदा उठाकर मीबू वहाँ से भाग जाती है। मीबू को देखकर मियुकी तात्सुया से कहती है कि आपने उसे भागने क्यों दिया, जिस पर तात्सुया कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे एरिका है और एरिका पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मीबू को हिलने भी नहीं देगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे मीबू बाहर जाने की कोशिश करती है, रास्ते में उसे एरिका मिल जाती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो? एरिका कहती है मेरा नाम है एरिका शिबा, मैं क्लास 1E की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद वो कहती है और तुम जरूर साक्या मीबू हो ना? मीबू कहती है तुम्हें इससे क्या लेना है? एरिका कहती है नहीं बस मुझे सिर्फ कंफर्म करना था। उसके बाद वो एक लोहे की तलवार फेंकती है। मीबू कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। एरिका कहती है तुम एक कैंडो फाइटर हो ना, चलो फिर थोड़ी सी सीरियस स्वॉर्ड फाइट हो जाए, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो काफी स्पीड में अपनी जगह बदल बदल के उसके ऊपर हमला कर रही थी। मीबू कहती है सेल्फ एक्सेलरेशन, ये सेम स्किल तो मारी के पास भी थी। उसके बाद वो वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एरिका मीबू के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिरा देती है। उसके बाद मीबू एरिका की दी हुई लोहे की तलवार उठाती है और कहती है अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। और इससे पहले कि मीबू कुछ करती है, एरिका उसके ऊपर हमला करती है और एक ही बारी में उसे हरा देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन हार्ट और डिसिप्लिन कमेटी के लोगों ने सारे देशद्रोही और स्कूल के अंदर जितने भी धोखेबाज स्टूडेंट थे सभी को पकड़ लिया है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीबू को जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो सभी लोगों को अपने सामने पाती है। मीबू तात्सुया और बाकी सभी लोगों को बताती है कि कैप्टन साकुसा पूरे 1 साल से कैंडो टीम को कन्वेंस कर रहे हैं मैजिक की वजह से होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए, और वो मुझे भी धोखे से ब्लांच के ऑफिस ले गए और ब्लांच की जापान ब्रांच का लीडर उनका बड़ा भाई निकला। और जैसे मैंने स्कूल को ज्वाइन किया उसके कुछ ही समय बाद मुझे कोर्स 2 का स्टूडेंट होने की वजह से काफी ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा और इसी वजह से मैं कैप्टन की बातों में आ गई। तात्सुया पूछता है कि तुम्हारे साथ किसने डिस्क्रिमिनेशन किया, वो कौन सा इंसिडेंट था? मीबू कहती है कि मैं मिस मारी की मैजिक स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस थी, इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि क्या मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मेरी ओपोनेंट बन के मुझसे फाइट करेंगी। मैं इनसे मेंटरशिप चाहती थी लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से मुझे मना कर दिया। मारी कहती है कि ऐसा सच में हुआ था? मीबू कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, जाके किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो कि तुम्हारे स्किल के बराबर हो, और मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझसे ये इसलिए कहा क्योंकि मैं सेकंड कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मारी कहती है रुको, मुझे याद आ गया कि उस दिन क्या हुआ था, मुझे माफ करना लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी स्वॉर्ड स्किल तुम्हारी बराबरी की नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तुम्हारे जितना ही ताकतवर हो। एरिका मारी से कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मीबू के साथ प्रैक्टिस करने से मना इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मारी कहती है हाँ ऑब्वियसली, भले ही मैं मैजिक के मामले में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मीबू ने एकदम प्योर कैंडो की प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तलवारबाजी की एबिलिटी को थोड़ा सा भी टक्कर दे पाऊंगी। ये सब सुन के मीबू कहती है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और इसी वजह से मैं खुद को इतने समय से हेट कर रही थी और मैंने इन फालतू की बातों में अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। और ये सब कह के वो रोने लग जाती है। तात्सुया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ एक वेस्ट था, जैसा कि एरिका ने तुम्हें देख के बताया कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो और ये सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि तुमने अपने ऊपर काफी अच्छा काम किया है। और तात्सुया की ये सारी बातें सुनने के बाद मीबू तात्सुया को हक करके काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया सभी लोगों से कहता है कि अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ब्लांच
के सारे मेंबर्स कहाँ पे गए। मायूमी तात्सुया से कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। तात्सुया कहता है नहीं, तुमने गलत कहा, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। मारी कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है, ये कोई स्टूडेंट के करने वाली चीज नहीं है। मायूमी भी कहती है कि हाँ, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट में हूँ, हमें स्कूल के बाहर के मैटर्स को पुलिस को संभालने देना चाहिए। तात्सुया कहता है तो इसका मतलब क्या तुम इस मीबू को रॉबरी के अटैम्प्ट में जेल भिजवाना चाहते हो। मिस्टर जिनमोनजी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसी वजह से तुम पुलिस को इस चीज में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, आखिरकार वो लोग टेररिस्ट हैं और मिस मारी और मिस मायूमी कभी भी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे। तात्सुया कहता है हाँ, मुझे पता है, और वैसे ही मैंने स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प नहीं मांगी। जिनमोनजी कहता है तो तुम अकेले जाने वाले हो। तभी मियुकी तात्सुया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एरिका कहती है मैं भी आ रही हूँ, और जिनमोनजी भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीबू कहती है कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तात्सुया कहता है कि सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कम्युनिटी भी शामिल थी, इसी वजह से टेररिस्ट अगला टारगेट हमें बनाएंगे, और जो भी चीज मेरी या फिर मियुकी की लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगी मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो लोग उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तात्सुया कहता है हमें वहाँ तक कार से जाना पड़ेगा। मिस्टर जिनमोनजी कहते हैं कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मायूमी कहती है कि मिस्टर जिनमोनजी आप भी जा रहे हैं। जिनमोनजी कहता है कि 10 मास्टर क्लैन का एक प्राउड मेंबर होने की वजह से मुझे जाना चाहिए। ये सुन के मायूमी कहती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन मारी कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से तुम स्कूल को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जा सकती। मायूमी कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जब मिस्टर जिनमोनजी अपनी कार के पास जा रहा होता है, तभी वहाँ पे किरिहारा आता है और वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिनमोनजी कहता है कि वहाँ पे जान का खतरा हो सकता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो। किरिहारा कहता है कि मुझे हमेशा से मीबू की तलवारबाजी पसंद थी, पर कुछ समय बाद उसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे हो गए, और ये बात जान के मुझे काफी बुरा लगा। जिनमोनजी कहता है तो क्या यही कारण था कि उस दिन तुम मैच के बीच में उसके ऊपर मैजिक से हमला करने वाले थे। किरिहारा कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था जो कि बाहर निकल गया, लेकिन अब जाके मुझे पता लगा कि उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों ने उसे करप्ट बना दिया, उसका फायदा उठाया, और जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया मैं उन टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ चलने दीजिए। और ये बात सुनकर मिस्टर जिनमोनजी भी मान जाता है और उसे अपने साथ आने देता है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग मिस्टर जिनमोनजी की गाड़ी में टेररिस्ट ग्रुप के लोकेशन पे जा रहे हैं। तभी मिस्टर जिनमोनजी तात्सुया से कहते हैं कि ये प्लान तुम्हारा था, इसीलिए सबको कमांड्स भी तुम ही दोगे। तात्सुया लियोनहार्ड से कहता है कि तुम बाहर जाने वाले रास्ते के ऊपर नजर रखना, और एरिका इस काम में तुम लियो की मदद करोगी, और उन लोगों का भी ध्यान रखना जो कि भागने की कोशिश करे। एरिका कहती है अगर हम उन लोगों को ना पकड़े तो चलेगा क्या। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि हमें फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तात्सुया मिस्टर जिनमोनजी से कहता है कि आप और किरिहारा दोनों पीछे के दरवाजे के आसपास चले जाओ, और मैं और मियुकी सामने से अंदर घुसेंगे। उसके बाद लियो एक स्पेल का यूज करता है जिससे कार की स्पीड बढ़ जाती है और वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जब तात्सुया और मियुकी अंदर जाते हैं तो तात्सुया अपनी पावर से सभी एनिमीज के लोकेशन को देख लेता है। जब वो लोग थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो उन्हें काफी सारे टेररिस्ट दिखते हैं। उनमें से एक तात्सुया का वेलकम करता है। तात्सुया उससे पूछता है क्या तुम ही ब्लांच की जापानीज ब्रांच के लीडर हो। वो कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही ब्लांच की जापानीज ब्रांच का लीडर हूँ। तभी तात्सुया उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, सरेंडर कर लो। और वो सभी से कहता है कि अपनी गन से नीचे छोड़ दो और अपने सर के पीछे हाथ करके नीचे बैठ जाओ। और ये बात सुन के ब्लांच का लीडर हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैजिक ही एक लौता हथियार है तो तुम काफी ज्यादा गलत हो। और तभी वो सारे के सारे टेररिस्ट तात्सुया के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लांच का लीडर तात्सुया से कहता है कि इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास जो स्किल है उसमें मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तात्सुया उससे कहता है तो तुमने मीबू का इसलिए यूज किया था कि तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाओ। ये सुन के ब्लांच का लीडर कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस से ऑफर देता हूँ कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद वो अपनी आंखों में से एक अजीब सी लाल रंग की रेज निकालता है, लेकिन उन रेज का तात्सुया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी तात्सुया कहता है कॉन्शियसनेस इंटरफेरेंस टाइप नॉन सिस्टमैटिक मैजिक या फिर इविल आई, तुम इसे यही कहते हो। आसान भाषा में कहूँ तो तुम्हारे ओपोनेंट की आंखों की रेटिना में लगता है और उन्हें हिप्नोटाइज करता है, और तुमने इसी का यूज करके मीबू को हिप्नोटाइज किया और उसकी मेमोरीज को बदल दिया। ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है कि आखिरकार ये तुमने कैसे किया, तुमने तो मेरे मैजिक स्पेल से बचने के लिए किसी कास्ट जैमिंग का भी यूज नहीं किया। और ये कहने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इसे खत्म कर दो। तभी तात्सुया अपनी स्किल का यूज करता है और उन सभी लोगों की गन्स को डिसअसेंबल कर देता है। और ये चीज देख के ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। ये देख के मियुकी तात्सुया से कहती है कि आप उसके पीछे जाओ, इन सभी लोगों को मैं संभाल लूंगी। और जब तात्सुया वहां से जा रहा होता है तभी उनमें से एक पर्सन तलवार से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी मियुकी अपने मैजिक का यूज करती है और उसे पूरा का पूरा जमा देती है। उसके बाद मियुकी कहती है अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम लोगों का मौत से भी बदतर हाल कर दूंगी। और वो वापस से अपने स्पेल्स का यूज करती है और सभी लोगों को एक ही बारी में जमा देती है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर जिनमोनजी को, जिन्होंने अपने हाथ से एक शील्ड बना रखी थी और उनके ऊपर काफी सारी फायरिंग्स हो रही थी। तभी किरिहारा पूरी स्पीड में जाता है और जो फायरिंग कर रहा था उसकी गन को काट देता है और सभी लोगों से लड़के काफी आसानी से उन्हें हरा देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया को वापस से उनके लीडर की लोकेशन का पता लग जाता है और वो वहाँ पे जाते साथ सभी लोगों की गन्स को वापस से डिसअसेंबल कर देता है। तभी जो ब्लांच का लीडर होता है वो अपनी सीएडी डिवाइस का यूज करके कास्ट जैमिंग शुरू कर देता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी अपनी सीएडी डिवाइस से कास्ट जैमिंग को शुरू कर देते हैं। तात्सुया उनकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके कहता है कि तुम्हारे जो वेपन्स हैं इन्हें यूक्रेन और बेलारूस ने फंड किया है और ये ग्रेट एशियन अलायंस द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये बात सुन के ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सभी लोगों को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी तात्सुया अपनी गन का यूज करता है और सभी लोगों को मार देता है। तभी ब्लांच का लीडर कहता है कि आखिरकार तुम कास्ट जैमिंग के अंदर से मैजिक का यूज कैसे कर सकते हो, और जब वो पीछे के दरवाजे से भागने वाला होता है तभी उस दरवाजे को कोई काट देता है और वहाँ से किरिहारा आ जाता है। किरिहारा देखता है कि तात्सुया ने पहले ही सभी लोगों को मार दिया है। किरिहारा पूछता है और इसका क्या करना है। तात्सुया कहता है ये ब्लांच का लीडर है और ये बात सुन के किरिहारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने मीबू को भटकाया था और उसी वक्त किरिहारा गुस्से में उसका हाथ काट देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाती है और मिस्टर जिनमोनजी उन्हें हर चीज के बारे में बता देते हैं। तभी तात्सुया भी वहाँ से बाहर आ जाता है। मियुकी तात्सुया से कहती है कि भाई आप ठीक तो है ना। तात्सुया कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मीबू से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि कैंडो टीम का लीडर अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगा है और ना ही हमारे स्कूल के उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि इस चीज के अंदर शामिल थे। और जब वो हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है तो उसे हयामा साम नाम का एक आदमी दिखता है जो कि उसका फैमिली सर्वेंट है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं माया शिबा को। माया कहती है अच्छा तो वो अपनी गार्डियन की ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है और जब तक वो मियुकी का गार्डियन है तब तक वो योत्सुबा परिवार को धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद हम देखते हैं मियुकी तात्सुया और एरिका को। एरिका तात्सुया से कहती है कि किरिहारा रोज मीबू से मिलने आ रहा है। उसके बाद वो मीबू के पास जाते हैं और उसे फूल देके कांग्रेट्स कहते हैं क्योंकि आज के दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम तात्सुया शिबा हो ना, मैं मीबू का फादर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो तात्सुया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो पाई है। तात्सुया कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो सब कुछ तो मेरी बहन और एरिका ने किया है। मीबू के फादर कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि कजामा ने तुम्हारे बारे में बताया था। तात्सुया कहता है कि आप उनके बारे में कैसे जानते हो। वो कहता है कि मैं भी एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मुझे इस बारे में पता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी बेटी को बचाया है, इसी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने दो। उसके बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे डैड से क्या बातें कर रहे थे। तात्सुया कहता है कि कुछ खास नहीं, एक समय पे जिन्होंने मेरा थोड़ा ख्याल रखा था वो तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड निकले। ये बात सुन के एरिका कहती है कि लगता है तात्सुया का मीबू से कोई डीप कनेक्शन है। वैसे मीबू तुमने तात्सुया से किरिहारा के ऊपर क्यों शिफ्ट कर लिया, तुम तो तात्सुया को पसंद करती थी ना। वैसे अगर मैं लुक्स की बात करूं तो तात्सुया ज्यादा बेटर है। और ये बात सुन के किरिहारा कहता है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो लड़की। उसके बाद मीबू कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो हाँ, मैं तात्सुया को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद मियुकी थोड़ा सा जेलस फील करती है। मीबू कहती है कि तात्सुया काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसके स्ट्रेंथ लेवल पे पहुंच पाऊंगी। लेकिन अगर मैं किरिहारा की बात करूं तो एक वही है जो कि मेरी बराबरी का रहेगा और मेरा साथ दे पाएगा। ये सुन के एरिका कहती है कि वैसे स्टोरी अच्छी है। उसके बाद वो किरिहारा से कहती है कि अच्छा तुम बताओ कि आखिरकार तुम मीबू को कब से पसंद करते हो। किरिहारा शर्मा के कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है लड़की, तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो किरिहारा मीबू के पीछे पागल है। मैं इनकी प्राइवेसी रीजन की वजह से पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से मीबू के लिए किरिहारा ने ब्लांच के लीडर का हाथ काटा, ये देख के मैं समझ गया था कि उसे कितना पसंद करता है। तभी एरिका तात्सुया के कान में कहती है कि तुम मुझे सब कुछ बाद में डिटेल्स में बताना। तभी किरिहारा कहता है कि तात्सुया तुम एक नंबर के चुगलखोर हो, मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम इससे सब कुछ बताओ। तात्सुया कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। एरिका कहती है लेकिन मुझे जानना है। तभी किरिहारा एरिका के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि भागो यहाँ से पागल लड़की। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को। मियुकी तात्सुया से कहती है कि भैया आपके पास जो स्किल्स है आपको तो स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो और ऊपर से स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। आपके लिए सब काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना, और मुझे पता है कि आपको सिर्फ मेरी वजह से स्कूल आना पड़ रहा है। तात्सुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्कूल में रह के अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ यही टाइम है जो कि मैं तुम्हारे साथ आराम से बिता सकता हूँ। उसके बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मियुकी को जो कि अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी।
तभी वहाँ पे हारुका नाम की एक लड़की आती है। तात्सुया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो याकुमो तात्सुया से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हारुका मेरी ही स्टूडेंट है। उसके बाद हारुका कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि तुम मिराज बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी। और वो म्यूकी से पूछती है क्या तुम भी 9 स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तभी याकुमो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, म्यूकी मिराज बैट और आइस पिलर में पार्टिसिपेट करेगी। तभी हारुका कहती है कि तुम दो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी, ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर हो सके तो मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। तभी याकुमो बताता है कि हारुका पब्लिक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। हारुका कहती है कि जब मुझे फर्स्ट हाई स्कूल में काउंसलर के लिए असाइन किया गया था, उसके कुछ समय बाद मैं पीएसए के अंदर इन्वेस्टिगेटर बन गई और आज से 2 साल पहले मैंने मिस्टर याकुमो से ट्रेनिंग ली थी और इसी वजह से तुम यहाँ पे मेरे सीनियर हो तात्सुया। उसके बाद वो कहती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये बात एक सीक्रेट है, इसलिए तुम लोग भी किसी को मत बताना। तात्सुया कहता है ठीक है, लेकिन इसके बदले में अगर ब्लैंड जैसा कोई भी ग्रुप वापस से डेवलप होता है तो तुम उसकी खबर मुझे सबसे पहले दोगी। हारुका कहते हैं हाँ ठीक है, ये अच्छा सौदा रहेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लियोनहार्ट और तात्सुया फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी तात्सुया अपनी बॉल योशिदा नाम के एक लड़के को पास करता है और वो एक काफी अच्छा गोल कर देता है और उसी के साथ उनकी टीम 9-2 के स्कोर से जीत जाती है। उसके बाद लियोनहार्ट कहता है कि काफी अच्छा खेलता है। तात्सुया कहता है हाँ मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद तात्सुया योशिदा से कहता है कि तुमने अच्छा खेला। योशिदा कहता है हाँ और तुम लोगों ने भी। उसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपना पूरा नाम मिकी ही को योशिदा बताता है। लियोनहार्ट कहता है कि तुम मुझे लियो कह के बुला सकते हो। तात्सुया कहता है और मेरा नाम तात्सुया है। फिर योशिदा लियोनहार्ट से कहता है कि ऐसे काफी ज्यादा कम ही लोग हैं जिनके पास इतना पेशेंस है जो कि एरिका जैसे लोगों को संभाल पाए। तात्सुया पूछता है क्या तुम एरिका को जानते हो। तभी वहाँ पे एरिका जाती है और कहती है कि हाँ ये मेरे बचपन का दोस्त है और जब से हम स्कूल में आए हैं ये मुझे अवॉइड कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को जो कि समर में होने वाले 9 स्कूल कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग बताते हैं कि 9 मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया के अलग अलग हाई स्कूल अटैच्ड होंगे और हमें इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा तैयारियां करनी होंगी। आखिरकार ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। म्यूकी काउंसिल लीडर से पूछती है क्या स्टूडेंट काउंसिल के लोग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। मायूमी कहती है हाँ मिस्टर जिनमोनजी ने बाकी सारा काम तो देख लिया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को इंजीनियर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो कि हमारा टेक्निकल काम संभाल सके। मायूमी कहती है अगर तुम लोग अपने खुद के सीएडी को भी मेंटेन करने का रास्ता ढूंढ लो तो मेरे काम में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मायूमी सुजुने से कहती है कि क्या तुम इंजीनियर बनोगी, लेकिन सुजुने इस काम के लिए मना कर देती है और ये बात सुन के मायूमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद तात्सुया वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी आजुसा कहती है कि तात्सुया इस काम के लिए कैसा रहेगा, आखिरकार वो म्यूकी का भी तो सीएडी मेंटेन करता है। ये बात सुन के मायूमी कहती है कि अरे हाँ ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तात्सुया कहता है लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, वो भी कोर्स 2 का, और एक सीएडी को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरकार तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। उसके बाद म्यूकी तात्सुया से कहती है कि भैया मैं चाहती हूँ कि 9 स्कूल कंपटीशन के दौरान आप मेरे सीएडी को मेंटेन करें। मायूमी कहती है हाँ म्यूकी ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि चलो ठीक है बाकी बातें हम स्कूल के बाद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को जो कि अपनी गन्स को अपने पास रख रहा होता है। तभी आजुसा कहती है कि तुम्हारे पास तो आज सिल्वर हॉर्न है। तात्सुया कहता है हाँ मैंने कुछ समय पहले ही ली है। आजुसा कहती है क्या तुम प्लीज मुझे दिखा सकते हो, और तात्सुया उसे अपनी गन्स दे देता है और वो कहती है वाओ ये तो सिल्वर मॉडल है और इसकी शेप भी कितनी ज्यादा मस्त है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एकदम कमाल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि टॉरस सिल्वर कैसा होगा। तात्सुया कहता है तुम क्यूरियस हो। आजुसा कहती है हाँ वो एक काफी ज्यादा जीनियस इंजीनियर है जिसने स्पेशलाइज सीएडीज के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया था। तात्सुया कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारी तरह एक यंग जापानीज लड़का होगा। उसके बाद मायूमी आजुसा से कहती है कि तुम्हें तो लंच ब्रेक के अंदर अपने असाइनमेंट्स को पूरा करना था ना। आजुसा कहती है वो तो मैं भूल ही गई थी। मायूमी कहती है वो ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद वो अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है जो कि एक वेट टाइप मैजिक के बारे में है और वो कहती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी तक फ्लाइंग टाइप मैजिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। और वो कहती है कि फ्लाइंग मैजिक यूज करने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेलरेट करते हो, तुम्हें उसके साथ में एक नई मैजिक का भी यूज करना पड़ता है और तुम्हें हर बार अपने मैजिक के फिनोमिनन को बदलना पड़ता है और ऐसे करते करते तुम कम से कम 10 लेयर तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करता, इसलिए फ्लाइंग मैजिक लगभग इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के लीडर्स को, जहाँ पे मायूमी कहती है कि हम लोगों ने टेक्निकल काम के लिए तात्सुया शिबा को रख लिया है जो कि क्लास 1E का मेंबर है। तभी वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये तो एक वीड है और ये डिसिप्लिन कमेटी के अंदर भी है, क्या इसे सीएडी मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता भी है। तभी शिजुको नाम की एक लड़की कहती है कि इन लोगों को तात्सुया की असली स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। होनाका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अच्छा लगता अगर तात्सुया मेरे सीएडी का इंजीनियर बनता। तभी जिनमोनजी कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे फैसले से राजी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि तुम लोग खुद अपनी आंखों से तात्सुया की स्किल्स को देख लो ताकि तुम्हें भी विश्वास हो जाए। ये सुन के मारी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिनमोनजी कहता है कि हम लोग तात्सुया से सीएडी को एडजस्ट
एडजस्ट करवाएंगे। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, अगर एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तभी मायूमी कहती है क्योंकि तात्सुया को मैं रिकमेंड कर रही हूँ, इसलिए उसके साथ जाके सारा रिस्क मैं खुद लूंगी। तभी किरिहारा खड़ा होता है और कहता है कि ये काम आप मुझे करने दीजिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि किरिहारा की सीएडी को कंपटीशन के अंदर यूज होने वाली सीएडी में बदल रहा होता है। सबसे पहले वो किरिहारा की सीएडी को स्कैन करता है और उसके बाद में उसके अंदर कोडिंग करनी शुरू कर देता है। वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिरकार तात्सुया इतनी स्पीड में कर क्या रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि तात्सुया मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहा है। उसके साइड में खड़ी हुई लड़की पूछती है क्या कोई रेयर चीज है। वो लड़का कहता है हाँ, ये काफी ज्यादा एडवांस है, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तात्सुया कर क्या रहा है। फिर तात्सुया कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर जिनमोंजी किरिहारा से पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो। किरिहारा कहता है सब कुछ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तभी एक लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेगुलर बेस पे सब कुछ कर पाएगा। तभी अज़ूसा कहती है कि तात्सुया के बारे में ये सब कहना बंद करो, उसने जो स्किल अभी इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा एडवांस है, यहाँ तक कि मैं भी उसका यूज नहीं कर सकती। सभी चीजों को मैनुअली एडजस्ट करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तभी हांजो कहता है कि किरिहारा का सीएडी काफी ज्यादा हाई स्पेक्स वाला है और उसे मॉडिफाई करने की स्किल कोई भी आसान बात नहीं है, तुम्हें तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद हांजो मायूमी से कहता है कि मिस प्रेसिडेंट, मैं तात्सुया को हमारी टीम का इंजीनियर बनाने के पूरे सपोर्ट में हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि मेजर कजामा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। कजामा कहता है कि काफी टाइम हो गया स्पेशल ऑफिसर। तात्सुया कहता है तो क्या आप अब मुझे इस नाम से बुलाने वाले हैं। उसके बाद तात्सुया पूछता है कि हमारी जो कॉलिंग लाइन है वो सेफ तो है ना। कजामा कहता है कि तुम्हारे घर की सिक्योरिटी वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि काफी सारे हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर तात्सुया पूछता है कि वैसे आज आपके कॉल करने का क्या रीजन था। कजामा बताता है कि एक अच्छी खबर है, हमारी जो थर्ड आई गन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि तुम उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट और फंक्शनैलिटी टेस्ट करो। तात्सुया कहता है कि ठीक है, मैं कल आपसे कांटेक्ट करूंगा। कजामा कहता है कि काफी ज्यादा अर्जेंट है, तुम्हें अपने स्कूल को स्किप करना पड़ेगा। तात्सुया कहता है लेकिन मेरा पहले से शेड्यूल बना हुआ है, मैं अगले दिन बिजी हूँ। कजामा कहता है ठीक है, तो मुझे उसके अगले दिन रिपोर्ट करना। फिर कजामा कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम 9 स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तात्सुया कहता है हाँ, आपने सही कहा। उसके बाद कजामा बताता है कि जो कंपटीशन होने वाला है वो साउथ ईस्टर्न एरिया के फूजी एक्सरसाइज ग्राउंड के पास होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल क्राइम मेंबर्स को देखा गया है और ऐसा हो सकता है कि वो 9 स्कूल कंपटीशन को अपना अगला टारगेट बनाए। तात्सुया कहता है कि आपने कहा इंटरनेशनल क्राइम के सुराग मिले हैं। कजामा कहता है हाँ, ये सब मुझे मीबू ने बताया है। तात्सुया कहता है मीबू साक्या, जो कि 2nd ईयर की स्टूडेंट है, आप उसके फादर की बात कर रहे हैं ना। कजामा कहता है हाँ, मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद में उनका ट्रांसफर कैबिनेट ऑफिस इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया था और अब वो सभी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखते हैं। तात्सुया कहता है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। कजामा कहता है कि मीबू ने बताया ये जो क्रिमिनल्स है ये हांगकांग बेस्ड है और इनके ग्रुप का नाम है नो हेड ड्रैगन। अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पे मियुकी आ जाती है और तात्सुया उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी मिराज बैट की कॉस्ट्यूम है। मियुकी कहती है हाँ, आपने सही कहा। तात्सुया कहता है ये तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मियुकी देखती है कि तात्सुया हवा में उड़ रहा है और ये देख के मियुकी कहती है कि भैया आपने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, मुझे काफी ज्यादा गर्व है कि मैं आपकी बहन हूँ। उसके बाद तात्सुया मियुकी को वो डिवाइस दिखाता है जिससे वो उड़ सकती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मियुकी जैसे उस डिवाइस को यूज करती है वो भी उड़ने लग जाती है। उसके बाद तात्सुया मियुकी को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को, जो कि एक साइंस लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग तात्सुया को मास्टर कह के उसका वेलकम करते हैं। फिर वहाँ पे डायरेक्टर उशियामा आता है। तात्सुया उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी मैं आपसे मिलने आया। उशियामा कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं। उसके बाद वो तात्सुया से कहता है कि मिस्टर सिल्वर आप काफी ज्यादा हम्बल हैं, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी कि हम आपके अंडर में काम करके नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाले हैं। तात्सुया कहता है कि मिस्टर टॉरस, अगर आप ना होते तो मेरा नाम भी टॉरस सिल्वर ना होता, आखिरकार आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं। उसके बाद तात्सुया से अपने उड़ने वाले डिवाइस का प्रोटोटाइप दिखाता है। उशियामा कहता है तो क्या ये है उड़ने वाला डिवाइस, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तात्सुया कहता है कि मैंने इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल को भी प्रोग्राम कर दिया है। ये सुन के उशियामा कहता है कि अब इस डिवाइस की मदद से मॉडर्न मैजिक की हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। उसके बाद वो इस डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं। जैसे एक पर्सन उस डिवाइस को ऑन करता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। जो साइंटिस्ट उस डिवाइस को एनालाइज कर रहे थे वो कहते हैं कि सीएडी और बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। तभी वो पर्सन अच्छे से उड़ना सीख जाता है और कहता है कि वाओ, मैं फाइनली हवा में उड़ सकता हूँ। और ये चीज देख के जो बाकी लोग होते हैं वो भी अपने डिवाइस को ऑन करते हैं और सारे के सारे उड़ने लग जाते हैं। और ये चीज देख के सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और इस डिवाइस की सक्सेस को देख के उशियामा तात्सुया को कांग्रेट्स कहता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो मियुकी को उसके
फादर और मिस्टर आओकी मिलते हैं, और क्योंकि आओकी ने तात्सुया को झुक के ग्रीट नहीं किया था, इसलिए मियुकी कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो आओकी कहता है कि मैं आपकी फैमिली का बटलर हूँ और मुझे ऐसे किसी मामूली से बॉडीगार्ड के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है कि ये मेरा भाई है। आओकी कहता है कि माफ करना मिस मियुकी, लेकिन योत्सुबा परिवार चाहता है कि आप योत्सुबा परिवार की अगली हेड बने। और बात रही इस बिना फीलिंग वाले बॉडीगार्ड की, तो मैं इसके सामने तो कभी भी नहीं झुकने वाला। और ऐसा करके वो तात्सुया की बेइज्जती करने लगता है। और तात्सुया के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद मियुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करने वाली होती है, लेकिन तभी तात्सुया उसे रोक देता है और कहता है कि मैं मिस मिया का बेटा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है। और इस समय जो योत्सुबा परिवार की करंट हेड है माया योत्सुबा, मिया योत्सुबा उनकी एल्डर सिस्टर है, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करके पूरे योत्सुबा खानदान की बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद तात्सुया के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी मॉम के लिए अभी भी नफरत है ना। तात्सुया कहता है नहीं, मैं अपनी मॉम से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत करने के लिए अब मेरे पास दिल बचा ही नहीं है। और ऐसा कह के तात्सुया वहां से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जैसे तात्सुया क्लास के अंदर एंटर करता है, सभी लोग उसके इंजीनियर बनने के लिए उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद एरिका तात्सुया से कहती है कि अभी थोड़ी देर में लॉन्च सेरेमनी होने वाली है। शिबाता तात्सुया से पूछती है कि तुम भी उस सेरेमनी का पार्ट हो। तात्सुया कहता है हाँ। लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि उस सेरेमनी में इकलौते तुम ही हो जो कि कोर्स 2 के स्टूडेंट हो। एरिका बताती है कि कोर्स 1 के स्टूडेंट ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा फूके पड़े हैं। तात्सुया कहता है लेकिन वहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे के सारे कोर्स 1 के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के लीडर सभी लोगों के नाम अनाउंसमेंट कर रही थी। फिर वो तात्सुया का नाम अनाउंस करके उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर मियुकी तात्सुया के पास जाती है और उसकी ड्रेस पे एक बैज लगा देती है और वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि सामने बैठी हुई सभी लड़कियों को बताता है कि मैं तुम लोगों की सीएडीज को संभालूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दूंगा। तभी एक लड़की कहती है कि लेकिन मैं अपना इंजीनियर सिर्फ एक लड़की को ही बनाना चाहती हूँ। तभी एक और लड़की हाथ उठाती है और वो कहती है हाँ मैं भी। तभी होनाका कहती है कि तुम लोग काफी ज्यादा रूड हो, तात्सुया के पास एकदम प्रोफेशनल लेवल स्किल्स है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम उसे उसके नाम से बुला रही हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? होनाका कहती है नहीं। तभी उसकी दोस्त सुजुको कहती है कि मैं भी तात्सुया को उसके नाम से ही बुलाती हूँ। फिर वो मियुकी से कहती है मियुकी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की 2 गर्लफ्रेंड्स है? मियुकी कहती है कि ऐसा नहीं है, होनाका और शिजुको ये दोनों सिर्फ मेरे भाई की दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर तात्सुया कहता है अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मुझे मीटिंग को शुरू करने दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शिबाता को, जो कि तात्सुया और उसकी पूरी टीम को देख रही थी। और जब वो वहां से जाती है तो उसके ऊपर एक अजीब सी मैजिकल वेव्स आने लगती है। और जब वो उनका पीछा करते हुए स्कूल के अंदर जाती है तो एक कमरे के अंदर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि कुछ स्पिरिट मैजिक कर रहा था। और जैसे वो शिबाता की तरफ देखता है उसकी वो सारी की सारी मैजिक शिबाता के लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी तात्सुया वहाँ पे आ जाता है और उस मैजिक को फेल कर देता है। तात्सुया कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। उसके बाद योशिदा कहता है कि माफ करना तात्सुया, मेरा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था। तात्सुया कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो शिबाता ने आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर योशिदा तात्सुया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अच्छा हुआ तुम सही समय पे आ गए, वरना शिबाता को चोट भी लग सकती थी। उसके बाद तात्सुया पूछता है कि वैसे तुम कर क्या रहे हो, ये कोई एंशिएंट स्पिरिट मैजिक था ना? योशिदा कहता है हाँ, अब तुम लोगों ने सुन ही लिया है तो छुपा के कोई फायदा नहीं है, मैं समनिंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था वाटर स्पिरिट का यूज करके। फिर तात्सुया शिबाता से कहता है कि वैसे वो स्पिरिट तुम्हें देखने में कैसी लग रही थी? शिबाता बताती है कि वो थोड़ी ब्लू, थोड़ी लाइट ब्लू और थोड़ी इंडिगो कलर की थी। योशिदा कहता है कि तुम उसके सारे शेड देख सकती हो और वो काफी ज्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तात्सुया कहता है कि देखो अगर तुम ये सब अपनी मर्जी से करने जा रहे हो तो मैं ऐसे चलता हूँ। फिर योशिदा कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारी क्रिस्टल आइज देख रहा था, मुझे लगा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। शिबाता कहती है कोई बात नहीं योशिदा, मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। उसके बाद तात्सुया योशिदा से कहता है कि क्रिस्टल आइज क्या होता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? योशिदा कहता है कि जो लोग स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करते हैं वो उन्हें अलग अलग कलर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से उनके कलर्स नहीं दिखते। तात्सुया कहता है कि इसका मतलब तुम उनके कलर्स नहीं देख सकते, तुम बस उनकी वाइब्रेशन से उनका पता लगाते हो। योशिदा कहता है हाँ, लेकिन शिबाता की आंखें वो सारे स्पिरिट्स और उसके सारे कलर्स को देख सकती है, यहाँ तक कि भगवान को भी देखने की एबिलिटीज रखती है और इन्हें क्रिस्टल आइज कहते हैं। तात्सुया कहता है इसका मतलब ये है कि शिबाता के अंदर वो टैलेंट है जिस टैलेंट की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। योशिदा कहता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक बस को जिसके अंदर कंपटीशन में जाने वाले सभी बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन मायूमी को आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो तात्सुया से कहती है मुझे माफ करना तात्सुया, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा लेट हो गया। तात्सुया कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे फैमिली में कोई इमरजेंसी थी। उसके बाद मायूमी पूछती है कि वैसे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तात्सुया कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। फिर मायूमी कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट तुम थोड़ा सा शाय और स्माइल करके भी दे सकते थे ना। तात्सुया कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम जाके बस के अंदर आराम करो। और इतना कह के तात्सुया वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बस के अंदर काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं। तभी मायूमी कहती है कि आखिरकार वो मुझे समझता क्या है, मैं उसे मेरे साथ बैठने के लिए कहने वाली
वाली थी, लेकिन वो ऐसे ही चला गया। तभी सुजुने कहती है कि उसने सही डिसीजन लिया। तुम्हें पता है ना कि तात्सुया मैजिक को रीड कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जादुई चेहरे का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वहाँ पे हांजो आता है और कहता है कि मिस प्रेसिडेंट, आपको यहाँ पे बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मायुमी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें एक कैनो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी उदास बैठी हुई थी। तभी मारी कहती है कि हमें होटल में पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, क्या तुम इतना सा भी वेट नहीं कर सकती? कैनोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी के पास बैठने के लिए, और मैं एक्साइटेड होंगी भी क्यों नहीं, आखिरकार वो मेरा फियांसे है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार टेक्निकल टीम को दूसरी बस के अंदर क्यों लाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं होनाका को, जो कि म्यूकी से कहती है क्या तुम थोड़ी चाय लेना पसंद करोगी? म्यूकी कहती है नहीं, मेरा गला नहीं सूख रहा है, और वैसे भी मुझे मेरे भाई की तरह बिना एसी वाली बस में 2 घंटे गर्मी में थोड़ी रहना पड़ेगा। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार मेरे भाई को ये सब क्यों झेलना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जब उनकी बस जा रही होती है तभी सामने से एक कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक्सीडेंट होकर वो बस के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है, लेकिन फिर भी वो कार पूरी स्पीड में बस की तरफ ही बढ़ रही होती है। तभी वहाँ के जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार फिर भी नहीं रुकती, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 11 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उस कार को जो कि पूरी स्पीड में बस की तरफ बढ़ रही थी। तभी कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं और वो सारे के सारे अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मारी कहती है कि तुम सभी लोग पागल हो चुके हो, एक साथ स्पेल मत करो, सभी लोग अपने स्पेल्स को कैंसिल करो। फिर मारी जिनमोंजी से कहती है कि क्या तुम इसे रोक सकते हो? जिनमोंजी कहता है हाँ, लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा आग निकलेगी। म्यूकी कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद म्यूकी खड़ी होती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस कार के ऊपर काफी सारे मैजिक लगे हुए थे जो कि एक दूसरे के मैजिक को रोक रहे थे, और इसी वजह से म्यूकी भी उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन तभी कोई अचानक से सारे के सारे मैजिक को एक ही साथ कैंसिल कर देता है। फिर म्यूकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिनमोंजी अपने मैजिक से एक वॉल बना के कार को रोक देता है। मारी ये सब देख के कहती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, लेकिन म्यूकी समझ जाती है और वो कहती है कि ग्राम डिस्पर्शन, मुझे मेरे भाई से इससे कम पावरफुल स्पेल की तो उम्मीद नहीं थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मायुमी को, जो कि सभी लोगों से पूछती है कि सभी लोग ठीक तो है ना। उसके बाद वो मिस्टर जिनमोंजी और म्यूकी को थैंक्स बोलती है उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए। म्यूकी कहती है आपका शुक्रिया, पर मुझे करने का समय तभी मिल पाया जब मिस सुजुने ने अपने मैजिक का यूज करके बस को रोक दिया था। तभी कैनन कहती है क्या बस को सुजुने ने रोका था? मारी कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मोरोसाकी और किडियामा ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और वैसे भी जब काफी सारे स्पेल एक साथ यूज किए जाते हैं तो वो सारे स्पेल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और किसी भी काम में नहीं आते। फिर मायुमी कहती है कि हमें ऐसे दुर्घटनाओं के समय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि बस के बाहर खड़ा होता है। तभी मारी सोचती है कि आखिरकार उन सारे मैजिक सीक्वेंस को कैंसिल किसने किया था, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी के सभी लोग होटल में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं हांजो को, जो कि बस से नीचे उतरता है, और जब वो तात्सुया और उसकी बहन को देखता है तो वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी पीछे से किरिहारा आके पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? हांजो कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। किरिहारा कहता है ऐसा लगता तो नहीं है कि सब कुछ ठीक है। हांजो कहता है बस मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। किरिहारा कहता है कि कल तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर हांजो कहता है कि आज जो कार वाला इंसिडेंट हुआ मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मिस शीबा ने उस चीज को आराम से हैंडल कर लिया, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग कंपटीशन के स्किल्स के हिसाब से देखें तो वो जरूर मुझसे जीत जाएगी, और भले ही वो मेरे से यंग है लेकिन उसका मैजिक और उसकी स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा बेटर है। फिर किरिहारा कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सिबलिंग्स कोई आम सिबलिंग्स नहीं है, जो तात्सुया है उसने तो कुछ लोगों को मार भी रखा है। हांजो कहता है मतलब? किरिहारा कहता है क्या तुम्हें वो अप्रैल वाला इंसिडेंट याद है? उस दिन तात्सुया और म्यूकी उन टेररिस्ट से लड़ने में हेल्प कर रहे थे, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसने वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारा था, और जो उसकी बहन है वो भी कोई आम लड़की नहीं है, वो भी उसी की तरह है। फिर किरिहारा कहता है ये जो ब्लूम्स और वीड्स का सिस्टम है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में फिजिकल स्किल्स को देख के होता है, लेकिन असलियत में कुछ ऐसे भी वीड्स हैं जो कि ब्लूम से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं म्यूकी को, जो कि कहती है भैया आपके कहने का मतलब ये है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था? तात्सुया कहता है हाँ, वहाँ पे कुछ मैजिक के ट्रेसेस थे। म्यूकी कहती है लेकिन मुझे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तात्सुया कहता है कि वहाँ पे स्मॉल स्केल पे 3 मैजिक यूज हुए थे। सबसे पहले टायर को पंचर करने के लिए, और जो दूसरा स्पेल था वो कार को घुमाने के लिए था, और तीसरा स्पेल कार को एक लॉन्च पैड की तरह हवा में उड़ाने के लिए था। फिर तात्सुया बताता है कि जो मैजिक था ये कार के ड्राइवर ने खुद ही यूज किया था, एक सुसाइड अटैक की तरह। उसके बाद जब वो दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें सामने एरिका मिलती है। म्यूकी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एरिका कहती है ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम लोगों के यहाँ पे चेयर अप करने आई हूँ। तभी तात्सुया कहता है कि म्यूकी मैं आगे जा रहा हूँ, और एरिका मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा। एरिका कहती है कि कम से कम ये मुझे हेलो करके तो जाता। म्यूकी कहती है कि माफ करना, लेकिन उनके क्लासमेट ऊपर उनका इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम 2 दिन पहले यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वहाँ पे मिजुकी आ जाती है और वो कहती है एरिका हम लोगों को हमारे रूम की चाबियां मिल चुकी है। फिर म्यूकी कहती है क्या तुम लोग इस होटल में रह रहे हो? लेकिन ये होटल तो आर्मी द्वारा ओन किया जाता है ना? तभी एरिका कहती है अरे हमारे कनेक्शंस की वजह से। म्यूकी कहती है अरे हाँ, मैं एक चीबा फैमिली के मेंबर से यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद म्यूकी कहती है लेकिन कंपटीशन तो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है ना? एरिका कहती है हाँ,
लेकिन आज रात को पार्टी भी तो होगी। म्यूकी कहती है लेकिन वो बाहर वालों को अलाउड नहीं करेंगे। एरिका कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग बाहर वाले थोड़ी ना है, हम तो अंदर वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पे तात्सुया भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वेटर की ड्रेस में एरिका आती है। तात्सुया कहता है कि तुमने म्यूकी से कहा था कि हम लोग बाहर वाले नहीं है, तो उससे तुम्हारा मतलब ये था? एरिका कहती है क्यों, तुम सरप्राइज हुए क्या? तात्सुया कहता है हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज तो हूँ। उसके बाद वहाँ पे म्यूकी आती है और वो एरिका की ड्रेस की तारीफ करती है। एरिका कहती है कि तात्सुया ने तो मेरी कोई भी तारीफ नहीं करी। म्यूकी बताती है कि मेरे भाई को ड्रेसेस वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता। एरिका कहती है इसका मतलब तात्सुया को कॉस्प्ले भी पसंद नहीं है। मिकी ने मुझसे कहा था कि ये ड्रेस कॉस्प्ले जैसी लग रही है। म्यूकी पूछती है आखिरकार ये मिकी कौन है? एरिका कहती है हाँ, तुम तो उसे जानती नहीं हो ना, रुको मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे होनाका और शिजुको आते हैं। तात्सुया कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो ना? शिजुको कहती है हाँ, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर म्यूकी पूछती है वैसे बाकी लोग कहाँ पे हैं? होनाका बताती है वो सारे लोग वहाँ पे हैं, वो लोग तुमसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन शायद वो थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि तुम्हारे साथ तात्सुया है। फिर तात्सुया म्यूकी से कहता है कि तुम्हें जाके बाकी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, आखिरकार टीम वर्क भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूकी कहती है ठीक है भैया, और वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पे एरिका आती है मिकी को लेके, और वो कहती है कि म्यूकी कहाँ पे गई? तात्सुया बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गई है, तुम लोग इसे बाद में इंट्रोड्यूस करवा देना। मिकी ही को कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसे ड्रेस में किसी से फर्स्ट टाइम मिलना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। उसके बाद तात्सुया पूछता है वैसे लियो और मिजुकी कहाँ पे हैं? वो लोग भी तो यहीं पे है ना? एरिका कहती है क्या तुम्हें लगता है कि लियोन हार्ट वेटर की ड्रेस पहनेगा? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं म्यूकी को। म्यूकी कहती है कि तात्सुया मुझे कभी भी इतना नोटिस नहीं करता जितना नोटिस मैं उसे करती हूँ, पर मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वो मेरी फीलिंग्स को जानता होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाकी स्कूल के लड़कों को जो कि म्यूकी को देख के कह रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर हम देखते हैं दो लड़कों को जिसमें शिनकुरो नाम का लड़का कहता है मसाकी क्या बात है? मसाकी कहता है क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? शिनकुरो बताता है कि पिलर्स ब्रेक और मिराज बैट के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है और ये फर्स्ट हाई फ्रेशमैन की एस है। मसाकी कहता है अच्छा तो ये है म्यूकी शिबा। शिनकुरो कहता है कि क्या बात मसाकी, ऐसा तो काफी ज्यादा रेयर ही होता है कि तुम लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। मसाकी कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद स्टेज पे जाके एक बंदा अनाउंसमेंट करने लगता है 9 स्कूल कंपटीशन के सभी गेस्ट का स्वागत है, और अब हमारे मैजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर रेत्सु सामा आकर हमसे कुछ शब्द कहेंगे और सभी लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। म्यूकी कहती है ये तो 10 मास्टर क्लैन के हेड है। होनाका कहती है हाँ, मैंने भी इन्हें कभी असलियत में नहीं देखा है। तभी वहाँ पे सारी लाइटें बंद हो जाती है और स्टेज पे एक लड़की आती है। तभी तात्सुया देखता और कहता है सेंसरी इंटरफेस मैजिक। इन लोगों ने इस मैजिक से पूरे हॉल को कवर कर लिया है, और वो जो लड़की होती है उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके बाद वो लड़की सामने से चली जाती है और वो आदमी सामने आता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ इस छोटे से प्रैंक के लिए। जो भी आप लोगों ने देखा वो एक मैजिक से ज्यादा हाथ की सफाई थी, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि इस ट्रिक को पहचान पाए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मानो मैं एक टेररिस्ट होता जिसके पास काफी सारी जहरीली गैसें और काफी एक्सप्लोजिव होते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि मुझे पहचान के मुझे रोक पाते। और मैंने काफी ज्यादा वीक मैजिक किया था, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग मेरी प्रेजेंस को नहीं देख पाए, और इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को अपने मैजिक को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। और सही तरीके से किया गया वीक मैजिक गलत तरीके से किए गए स्ट्रॉन्ग मैजिक से ज्यादा सुपीरियर होता है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं होनाका को जो कि कहती है कि वो कल से शुरू होने वाला है, मैं तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। म्यूकी कहती है कि अभी तो नर्वस होने के लिए काफी ज्यादा समय है, हम न्यू कमर्स का जो मैच है वो 4th डे में होने वाला है। फिर वो शिजुको से कहती है कि अच्छा ये बताओ कल हमें कौन सा मैच देखना चाहिए? शिजुको बताती है कल प्रेसिडेंट मायूमी का स्पीड शूटिंग कंपटीशन है, हमें वो देखना चाहिए। फिर होनाका कहती है कि मिस मायूमी के काफी सारे फैंस हैं। तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब होनाका वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ पे एमी नाम की एक लड़की होती है, और उसके साथ मारियो और सुजुने भी आई होती है। एमी कहती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं और हमने परमिशन ले ली है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी आ सकते हो। और उसके बाद वो सारे हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिकी हिको को जो कि अपने मैजिक स्पेल से कुछ कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पे उसके अलावा और भी लोग हैं, और जैसे वो अपने मैजिक का यूज करता है उसे कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पे टेररिस्ट है। उसके बाद वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, और तभी उसे याद आता है कि आज से 1 साल पहले उसने अपनी काफी सारी पावर्स खो दी। फिर वो सोचता है कि उन घुसपैठियों के बारे में मुझे सिक्योरिटी को बताना चाहिए। फिर उसे तात्सुया के बारे में याद आता है जिसने अपनी मैजिक एबिलिटी से फर्स्ट कोर्स के स्टूडेंट को हरा दिया था। तभी उसे वो 3 टेररिस्ट मिल जाते हैं और वो अपने 3 कार्ड ऊपर उछालता है, और इतने में वो टेररिस्ट मिकी हिको के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन अचानक से उन सभी लोगों की गन्स टूट जाती है और उन सभी लोगों के ऊपर काफी सारी बिजली गिरने लगती है। और जब मिकी हिको आके उन लोगों को देखता है तब तक वो लोग बेहोश हो चुके थे। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे कवर किसने दिया। तभी पीछे से तात्सुया आ जाता है और वो कहता है कि वो मैं था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि होटल के अंदर जा रहा था। तभी वो अपनी आंख बंद करता है और अपनी पावर से 3 टेररिस्ट को देखता है, और उनके साइड में मिकी हिको उनका पीछा कर रहा था। और ये देख के तात्सुया पूरी स्पीड में उनकी तरफ भागता है। तभी जो मिकी हिको होता है वो अपने 3 कार्ड आसमान में उछालता है, और तात्सुया देख लेता है कि कार्ड्स काफी ज्यादा स्लो हैं। इतनी देर में वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनकी गन्स को तोड़ देता है। इतने में जो मिकी हिको के कार्ड होते हैं
हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें काफी खतरनाक बिजली का झटका लगता है। फिर तात्सुया आके बताता है कि तुम्हें कवर मैंने दिया था। फिर तात्सुया उन टेररिस्ट को देख के बताता है कि ये लोग जिंदा हैं, तुमने काफी अच्छे से इन्हें संभाला और जिस जगह पे से तुमने इनके ऊपर हमला किया उस जगह पे से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें बिना कोई गहरी चोट दिए एक ही शॉट में बेहोश कर दिया। मिकी को कहता है लेकिन अगर तुम मुझे कवर ना देते तो मेरे कब की गोली लग चुकी होती। तात्सुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे मैजिक की वजह से ये लोग पकड़े गए। वैसे एक बात मुझे सच बताओ, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे थे? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्किल्स है, लेकिन उन लोगों से तुम बिना किसी की मदद के नहीं जीत सकते थे। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अपने आप को इतना नीचा क्यों समझ रहे हो? मिकी को कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। तात्सुया कहता है तुम अपने मैजिक एक्टिवेशन स्पीड की वजह से परेशान हो ना। मिकी को कहता है क्या एरिका ने तुम्हें बताया? तात्सुया कहता है नहीं। मिकी को कहता है फिर तुम्हें कैसे पता? तात्सुया कहता है तुम्हारे मैजिक स्पेल के अंदर काफी सारे अननेसेसरी कंपोनेंट्स थे। मिकी को कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मैजिक योशिदा फैमिली की सालों से की गई इंप्रूवमेंट्स का नतीजा है। आखिरकार तुम होते कौन हो मेरे मैजिक के बारे में सब कहने वाले? तात्सुया कहता है मैं तुम्हारे मैजिक को सिर्फ और सिर्फ देख के उसके एक्टिवेशन सीक्वेंस के कंटेंट पढ़ सकता हूँ और उनके मैजिक सीक्वेंस को एनालाइज भी कर सकता हूँ। मिकी को कहता है कि तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तात्सुया कहता है ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन उससे पहले हमें इन लोगों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं इनके ऊपर नजर रख रहा हूँ, तब तक तुम सिक्योरिटी को लेके आओ। तभी वहाँ पे मेजर कजामा आता है, वो कहता है कि तुम दूसरों के साथ तो ऐसे बातें नहीं करते, पर इस लड़के के ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे थे और वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में तुम एक जैसी मुसीबतों का सामना करो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नेशनल मैजिक हाई स्कूल फ्रेंडशिप मैजिक कॉम्पिटिशन को, जो कि पूरे 10 दिन तक चलने वाला है, जिसके अंदर 5 दिन न्यू कमर्स के लिए है और बाकी 5 दिन वेटेरियन कॉम्पिटिटर्स के लिए। और फिर हमें दोनों स्कूल को दिखाया जाता है जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। उसके बाद तात्सुया होनागा से पूछता है कि तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग कैसी चल रही है। होनागा कहती है कि फिजिकल ट्रेनिंग एकदम मस्त चल रही है और मैं पहले से भी ज्यादा नींद ले रही हूँ। फिर मियुकी बताती है कि होनागा तो धीरे धीरे मसल भी गेन करने लगी है। होनागा कहती है ऐसा मत कहो, मैं कोई मसल वुमेन नहीं बनने वाली। और ये सुन के तात्सुया स्माइल करता है। होनागा कहती है देखो, ये बात सुनने के बाद तात्सुया भी हंस रहा है। शिजुको कहती है कि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो वो उस तरीके पे हंस रहा है। होनागा कहती है कि वैसे तुम लोगों की तरह तात्सुया मेरा मैच नहीं देख पाएगा। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मिराज बैट के एडजस्टमेंट का चार्ज हूँ। होनागा कहती है क्या तुम मेरे बैटल बोर्ड का मैच देख पाओगे, या फिर तुम उस समय भी मियुकी और शिजुको के सीएडी के चार्ज बनने में बिजी होंगे। तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रेटेजी के लिए तो साथ में प्रैक्टिस किया ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं। शिबाता कहती है कि तात्सुया वो क्या कहना चाहती है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मियुकी कहती है भाई तुम कुछ ज्यादा ही भोले बन रहे हो, तुम उसके क्लू नहीं समझ पा रहे। शिजुको कहती है तात्सुया का दिमाग तो बिल्कुल ही खाली लगता है। तभी तात्सुया सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं मारी को, और जैसे उसका नाम अनाउंस होता है और वो स्क्रीन पे आती है तो सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। तात्सुया कहता है कि मारी के काफी सारे फैंस हैं यार। मियुकी कहती है ऐसा होना ही था क्योंकि मारी काफी ज्यादा कूल है। उसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है और एक लड़की अपने मैजिक से सारी वेव्स को ऊपर उछाल देती है। तभी जो मारी होती है वो अपने बोर्ड पे एक मैजिक कर देती है और वो रेस में सभी लोगों से आगे थी। फिर तात्सुया बताता है कि मारी ने एक ऐसे मैजिक को यूज किया है जिससे वो बोर्ड से ना फिसले। लियोनहार्ड कहता है कि मुझे सही से समझ में नहीं आया। तात्सुया समझाता है कि मारी ने इस बोर्ड को और अपने शरीर को मर्ज कर लिया है और इसी वजह से अब वो दोनों एक हो चुके हैं, और साथ ही साथ वो अपने ऊपर मूवमेंट मैजिक का भी यूज कर रही है। और क्योंकि अब उसका शरीर और उसका सरबोर्ड एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इसी वजह से सरबोर्ड भी काफी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो वाइब्रेशन मैजिक का भी यूज कर रही है। और ये काफी अमेजिंग बात है कि वो एक ही वक्त में 3 से 4 मैजिक का यूज कर पा रही है, और इसी के साथ हमारे इस कंपटीशन को जीत जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि मेजर कजामा के पास जाता है। मेजर कहते हैं बैठ जाओ तात्सुया। तात्सुया कहता है माफ करना सर, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। तभी सनाडा कहता है कि तात्सुया हमने तुम्हें यहाँ पे स्कूल मैजिशियन होने के नाते नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ पे हमारा कॉमरेड होने के नाते बुलाया है, और अगर तुम इतने ज्यादा बिजी रहोगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। तात्सुया कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, और वो आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो तात्सुया को कॉफी सर्व करती है। फिर कजामा कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उस रात वो जो क्रिमिनल थे वो नो हेड ड्रैगन ग्रुप के ही थे, जिस ग्रुप के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। तात्सुया कहता है क्या वो 9 स्कूल कंपटीशन को टारगेट करना चाहते हैं। कजामा कहता है हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ पता लगेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि मैं काफी ज्यादा अमेज हूँ कि तुमने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, आखिरकार वो तुम्हें मिले कैसे। तात्सुया कहता है कि मैंने बस उन्हें नोटिस किया जब मैं रात को जा रहा था। वो लड़की कहती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। तात्सुया कहता है कि मैं कंपटीशन के लिए सीएडीज को एडजस्ट कर रहा था। फिर मिस्टर यामानाका पूछता है क्या तुम्हारे टीममेट में से कोई जानता है कि तुम ही सिल्वर हो। तात्सुया कहता है नहीं, उनमें से कोई भी नहीं जानता, मैंने ये बात काफी समय से सीक्रेट रखी है। फिर क्योका पूछती है क्या तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो फ्लैश कास्ट जैसी काफी अच्छी स्किल है, और उसी के साथ में मटेरियल बस्ट और मिस्ट डिस्पर्शन भी है। सनाडा कहता है कि जो मिस्ट डिस्पर्शन है वो किसी भी मटेरियल को बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पे तोड़ देता है, और वो रैंक ए का डिस्ट्रक्टिव स्पेल है, और इसी वजह से ऐसे डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स स्कूल में यूज नहीं किए जा सकते। तभी क्योका कहती है कि लेकिन आप एक बात नहीं जानते, 9 स्कूल कंपटीशन में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सिर्फ बच्चों के ऊपर अप्लाई होते हैं ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचे, लेकिन
स्पीड शूटिंग और पिलर्स ब्रेक जैसे कॉम्पिटिशंस में किसी को भी चोट नहीं लगेगी। कजामा कहता है कि भले ये बात सच हो, लेकिन एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रेड का मैजिक ऐसे खुले में सभी लोगों के सामने यूज नहीं किया जा सकता। तात्सुया कहता है मैं समझता हूँ मेजर, और वैसे भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे जैसे टेक्निकल स्टाफ के मेंबर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि कहता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है। मियुकी कहती है हाँ, क्योंकि इस मैच में प्रेसिडेंट मायूमी कॉम्पीट कर रही है और बाकी किसी भी मैच में इतना ज्यादा क्राउड मौजूद नहीं था। उसके बाद तात्सुया पूछता है वैसे मिकी ही को कहाँ पे है। एरिका बताती है कि वो सही नहीं है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। शिबाता बताती है वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मैच शुरू होता है और मायूमी स्टेज पे आती है और उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। फिर स्क्रीन पे एक नोटिस डाला जाता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। जैसे मैच स्टार्ट होता है मायूमी सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगा रही होती है। मियुकी कहती है कि तो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट है, और लीडर बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि जो मायूमी होती है वो निशाने लगाने के मामले में काफी ज्यादा आगे होती है, और इसी के साथ मायूमी 100 शॉट को कंप्लीट कर लेती है और मैच को जीत जाती है, और उसे देख के सभी लोग चीयर करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को, जो कि प्रेसिडेंट की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर अजूसा कहती है कि मिस प्रेसिडेंट, स्पीड शूटिंग कंपटीशन को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मायूमी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मारी को मत भूलो, वो भी तो बैटल बोर्ड कंपटीशन के सेमीफाइनल्स में जा रही है। मारी कहती है हाँ, अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, और हमारे स्कूल के जो बॉयज हैं वो भी स्पीड शूटिंग कंपटीशन में जीत चुके हैं। वैसे बैटल बोर्ड कंपटीशन में काफी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन हांजो ने उसे संभाल लिया, पर कहीं ना कहीं उसकी सीएडी की एडजस्टमेंट ऑप्टिमल नहीं लग रही थी। सुजुने कहती है कि मैंने ऐसा सुना था कि वो किनोशिता के साथ बैठ के पूरा दिन उसे एडजस्ट कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि किनोशिता के साथ तो एक लड़की थी ना जिसका कल क्राउड बॉल का कंपटीशन है। सुजुने कहती है लेकिन वो सिर्फ एक सब इंजीनियर है, तो अगर वो नहीं भी होगा तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मारी कहती है लेकिन फिर सारा भार इजुमी के ऊपर आ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। फिर वो कहती है कि वैसे तात्सुया अगले 2 दिन तक खाली है, क्यों ना हम उससे पूछ लें। प्रेसिडेंट कहती है हाँ, ये सही रहेगा। फिर वो मियुकी से कहती है क्या तुम ये बात तात्सुया को बता दोगी। मियुकी कहती है हाँ, मैं बता दूंगी। फिर हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि मियुकी से पूछता है आखिरकार तुम इतनी देर रात को यहाँ पे क्यों आई हो। मियुकी कहती है क्या मैंने आपको परेशान कर दिया। तात्सुया कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की का इस होटल में इतनी रात को घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मियुकी कहती है ठीक है भैया, मैं समझ गई। फिर तात्सुया कहता है कि वैसे बताने के लिए शुक्रिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ के आता हूँ। मियुकी कहती है कि नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपका इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। तात्सुया कहता है वैसे तो मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मजे के लिए, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है लेकिन फिर भी ये तो सीएडी प्रोग्राम के बारे में है ना। तात्सुया कहता है चिंता मत करो, इसका 9 स्कूल कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोग्राम तो मेरे लिए बस खिलौने की तरह है, और वैसे भी इस समय मेरी हाई प्रायोरिटी तुम हो। ये बस सुन के मियुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि भैया आपका मतलब ये है कि मैं आपके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तात्सुया कहता है हाँ, ऐसा ही समझ लो। फिर मियुकी कहती है कि वैसे मैं भी सेम ही फील करती हूँ, जैसे कि तुमने कहा, जैसे मैं तुम्हारे लिए हर चीज से पहले हूँ वैसे तुम भी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को। तभी उसके पास मायूमी आती है। तात्सुया उससे पूछता है क्या तुम इन कपड़ों में कॉम्पीट करने वाली हो। फिर वो पूछती है क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तात्सुया कहता है हाँ, ये तुम्हें सूट कर रहा है। फिर वो पूछती है तात्सुया क्या तुम मेरी स्ट्रेचिंग करने में मदद कर सकते हो। फिर तात्सुया मायूमी को स्ट्रेचिंग कराता है और मायूमी तात्सुया को थैंक्स बोलती है। फिर वो कहती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मेरा बड़ा भाई और छोटी बहनें तो हैं, लेकिन मेरे पास कोई छोटा भाई नहीं है। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि वैसे तात्सुया तुम मुझे कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। तात्सुया कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। मायूमी कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि तुम मेरे सामने कभी भी वियर्ड बिहेव नहीं करते, ना ही कभी नर्वस होते हो, और तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते, और ऐसा एक लड़की छोटे भाई के साथ ही फील कर पाती है। फिर मायूमी कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तात्सुया कहता है वैसे मेरे पास भी सिर्फ एक छोटी बहन है। फिर वो मियुकी से कहता है कि अच्छा मुझे चलना चाहिए, मैं बाकी के कंटेस्टेंट को चेक करके आता हूँ। तभी वहाँ पे इजुमी नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि अब उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह के मिस मायूमी का ध्यान रख सकते हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मायूमी का मैच शुरू हो जाता है, और इस मैच में भी मायूमी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है और वहाँ पे कैनन आती है। जैसे वो मैच स्टार्ट होता है कैनन अपनी सीएडी डिवाइस को ऑन करती है और सामने जितने भी पिलर्स होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। फिर तात्सुया कहता है ये तो लैंडमाइन सोर्स है। इसोरी कहता है हाँ, ये चिदोया फैमिली की स्किल है, जो कि एक वाइब्रेशन टाइप लॉन्ग रेंज सॉलिड मैटर वाइब्रेशन मैजिक है, और स्पेशली इसका यूज ग्राउंड को वाइब्रेट करने के लिए होता है। तभी जो सामने पिलर्स होते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से टूटने लग जाते हैं, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाती है। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो वो कुछ लोगों को थोड़ा परेशान देखते हैं। इसोरी सुजुने से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। सुजुने बताती है कि जो बॉयज क्राउड मैच का रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा नहीं आया, और इसी वजह से हम लोग अपने जीतने के चांसेस को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं। तभी एक लड़का लैपटॉप पे बोल के बताता है कि हमने कौन कौन से मैच जीते हुए हैं और आगे हमें कितने मैचेस को जीतना है। तात्सुया कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि अभी 6 मैच बाकी है, जिसमें से हमारे स्कूल को पूरे 4 मैच जीतने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि एक बक्से को देख के कहता है कि उन लोगों ने इसे असेंबल करके आधे दिन में ही भिजवा दिया। तभी उसके डोर पे मियुकी नॉक करती है और वो अंदर आने के लिए पूछती है, और उसके साथ में एरिका, शिबाता
और बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद एरिका उस बक्से के अंदर देखती है और तात्सुया से कहती है, तात्सुया क्या वेपनाइज्ड इंटीग्रेटेड सीएडी है? तात्सुया कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर मियुकी पूछती है, भैया उस दिन आप जिस खिलौने के ऊपर काम कर रहे थे क्या वो ये था? तात्सुया कहता है हाँ। उसके बाद तात्सुया उस बक्से को लियोन हार्ट को देता है और कहता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? लियोन हार्ट कहता है, क्या मैं? तात्सुया कहता है हाँ ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। लियोन हार्ट जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक वेपन रखी होती है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और लियो हार्ट को, और लियो हार्ट तात्सुया के नए वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है और जैसे वो इस डिवाइस को ऑन करता है उसके स्वॉर्ड का आधा पार्ट हवा में उड़ने लग जाता है। उसके बाद तात्सुया 3 सेकंड तक काउंट करता है और वो स्वॉर्ड वापस से जुड़ जाती है। लियो हार्ट कहता है कि ये हमारे लिए काफी बड़ी सक्सेस है। फिर तात्सुया कहता है चलो इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारे टारगेट्स निकल जाते हैं और लियो हार्ट उन सभी टारगेट्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिशन को, और ये मारी के बोर्ड वाले कॉम्पिटिशन का सेमीफाइनल था। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और मारी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि इस मैच में मारी को बिल्कुल टक्कर का मुकाबला दे रही थी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने बोर्ड को ओवर एक्सेलरेट कर देती है। फिर मारी उस लड़की को बचाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है और जैसे वो उसे पकड़ने वाली थी मारी का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों रेस से बाहर आके गिरते हैं। तभी तात्सुया कहता है कि मैं मारी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मारी को जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी। जैसे मारी आंखें खोलती है मायूमी उससे कहती है, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? मारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। तभी मारी कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारे सर पे कोई चोट नहीं लगी, पर तुम्हारी रिब्स टूट चुकी है। भले ही मैजिक से उन्हें थोड़ा बहुत सही कर दिया गया है और हड्डियां अभी तक सही से कनेक्ट नहीं हो पाई है। मारी पूछती है कि मुझे इस चीज से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? मायूमी कहती है कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही, लेकिन 1 दिन के बेड रेस्ट के बाद तुम नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाओगी, बस तुम्हें 10 दिनों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। मारी कहती है मेरी मिराज बैट कॉम्पिटिशन का क्या होगा? मायूमी कहती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर मारी उस लड़की के बारे में पूछती है। मायूमी कहती है कि तुमने उसे बचा लिया वरना उसे काफी ज्यादा चोट आती। फिर मायूमी कहती है कि तुम्हारा उस लड़की को पकड़ने से पहले जो बैलेंस बिगड़ा था वो शायद किसी थर्ड पार्टी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था। मारी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जब मेरा पैर बोर्ड पे से फिसला था तब मैंने थोड़ा सा मैजिक तो फील किया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया और बाकी लोगों को। तात्सुया सभी लोगों को बताता है कि हाँ इस काम में कोई बाहर का थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व था। इसोरी कहता है कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एरिका कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? इसोरी बताता है कि 9 स्कूल कंपटीशन के अंदर कोई बाहर का पर्सन मैजिक यूज करके कोई फाउल ना करवा दे, इसी वजह से यहाँ पे काउंटर मैजिक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयड होते हैं और साथ ही में काफी सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए जाते हैं। इसी वजह से सर्विलेंस नेटवर्क के बाहर से कोई भी मैजिक अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि तात्सुया ने बताया कि जो फोर्स था वो पानी के अंदर से जनरेट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एजेंट पानी के अंदर रहा हो। फिर वहाँ पे योशिदा और शिबाता आते हैं और तात्सुया उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि पानी के अंदर जो कल्प्रिट था उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हुआ था तो चाहे एंशिएंट मैजिक हो चाहे मॉडर्न मैजिक, इनमें से कोई भी एक इंसान को पानी के अंदर पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकता। तो इस बात का लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो पानी के अंदर था वो कोई इंसान नहीं था। तभी मिकी को पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने स्पिरिट मैजिक का यूज किया हो। फिर तात्सुया केनोन और इसोरी को बताता है कि मिकी को एक स्पिरिट मैजिक का स्पेशलिस्ट है और शिबाता के पास उन स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी है। उसके बाद तात्सुया मिकी से पूछता है कि स्पिरिट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर डिले टाइमर लगाने के बाद वो कुछ घंटे बाद मैजिक का यूज कर पाए। मिकी को कहता है हाँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। उसके बाद तात्सुया दिखाता है कि जो 7th हाई की कंटेस्टेंट थी उसने इस पॉइंट से अपने आप को डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से वो एक्सेलरेट हो गई और मारी से जाके टकरा गई। मिकी को कहता है तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा अननेचुरल लगता है। फिर तात्सुया कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसकी सीएडी के अंदर किसी ने बदलाव किए हों। फिर वो बताता है कि इस वाले पॉइंट से उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डीएक्सेलरेशन की जगह गलती से एक्सेलरेशन भी हो गया तो भी आके एक्सीडेंट इस जगह पे होना चाहिए था। तभी सोरी कहता है कि सच में किसी के सीएडी को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ऐसा किया किसने? कैनन कहती है कि 7th हाई स्कूल के टेक्नीशियंस ने किया होगा। तात्सुया कहता है ऐसा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन के ऑपरेटिव स्टाफ ने किया होगा। मियुकी कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया, क्योंकि सभी स्कूल अपनी सीएडी को काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट मायूमी को, जो कि कहती है कि अभी सिर्फ मिराज बैट और मोथलिक कोड, सिर्फ ये 2 ही इवेंट बचे हैं और अगर हमें अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना है तो हमें इन दोनों इवेंट में जीतना होगा। तभी वहाँ पे तात्सुया और मियुकी आ जाते हैं और वो लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर मायूमी कहती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना था। सो मिस सुजुने, क्या आप हमें एक्सप्लेन करना शुरू कर सकती हैं? तभी वो कहती है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे कल के रिजल्ट कैसे आए हैं, और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था 3rd हाई स्कूल के स्कोर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इसका मतलब ये है कि कल होने वाले न्यू कमर्स के मैच में अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारे मिराज बैट के रिजल्ट के हिसाब से वो लोग हमें ओवरटेक कर देंगे, और ऑफिशियल मैचेस के जो पॉइंट है वो न्यू
कमर्स मैचेस से दुगने हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग न्यू कमर्स के मैच को सैक्रिफाइस करेंगे और अपनी पूरी ताकत ऑफिशियल मिराज बैट के कंपटीशन में लगा देंगे। फिर प्रेसिडेंट मियुकी से कहती है कि तुम मारी की जगह मिराज बैट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगी और तात्सुया पहले की तरह तुम्हारे सीएडी वर्क और इंजीनियरिंग को संभालेगा। फिर मियुकी कहती है लेकिन मेरे से भी अपर क्लास वाले सिर्फ एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए फेयर रहेगा? और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे मेरे को ही क्यों चूज किया। तभी मारी कहती है क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ऑफिशियल मिराज बैट करती है और मेरे अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसने एडवांस लेवल पे मिराज बैट की प्रैक्टिस कर रखी है। फिर वो तात्सुया से कहती है कि तुम्हारी बहन ऑफिशियल इवेंट में जरूर जीतेगी, है ना? तात्सुया कहता है हाँ ये पॉसिबल है, अगर तुम लोगों की हमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं तो मैं एक इंजीनियर के तौर पे वो सब करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। और फिर वो मियुकी से कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि होनाका से कहता है क्या तुम तुम्हारी आखिरी रेस जीत गई? होनाका कहती है हाँ मैं जीत गई। उसके बाद तात्सुया कहता है कि मैं एक चीज के बारे में थोड़ा परेशान हूँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी सीएडी चेक करनी है पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी रेस जरूर देखूंगा। होनाका कहती है तुम सच में देखोगे? तात्सुया कहता है हाँ जरूर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने लैपटॉप के अंदर कोई चीज चेक कर रहा था। फिर वो शिजुको को उसकी वेपन देके कहता है कि इसमें चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शिजुको कहती है नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तात्सुया कहता है ये अच्छी बात है, क्या तुम मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहते हो? तात्सुया कहता है कि मैच से पहले तुम्हारे पास जोक मारने का समय है। शिजुको कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें हमारे लिए एक्सक्लूसिव वर्क करने की जरूरत नहीं है। तात्सुया कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कह दिया है, मैं तुमसे इस बारे में तब बात करूंगा जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। शिजुको कहती है ठीक है समझ गई। उसके बाद तात्सुया कहता है कि ठीक है शिजुको बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और शिजुको एक के बाद एक स्पीड शूटिंग में सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगाती है और जैसे उसका स्कोर 100 पे पहुंचता है वो जीत जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से तात्सुया को देखते हैं जो कि शिजुको के अगले मैच के लिए उसकी गन को प्रिपेयर कर रहा था और वो कहता है कि जो गन तुमने पहले यूज करी थी इस गन का मॉडल उससे बिल्कुल अलग है, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शिजुको कहती है नहीं ये अनकंफर्टेबल नहीं है, इसे पकड़ के तो काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर शिजुको पूछती है क्या बाकी के दो लोग जीत गए? तात्सुया कहता है हाँ। शिजुको कहती है तो इसका मतलब ये मेरी बारी है। तात्सुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर तुम ही जीतोगी। शिजुको कहती है कि तुमने मेरे जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया, इसलिए अब बस मेरा जीतना बचा है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना और कमेंट सेक्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक होगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके बाकी के पार्ट उसी चैनल पे आए।